हम्म। So, hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, then give me a big fat thumbs up or a big red heart in the chat section because today we are going to start a very new chapter, very easy chapter, बहुत ही चुटुर मुटुर छोटा प्यारा नन्हा सा चैप्टर विच इज वेरी स्कोरिंग ऑल्सो। मुश्किल से 4 सेशंस के अंदर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा होगा एंड देन आफ्टर हम एक पहाड़ चढ़ रहे होंगे सिस्टमैटिक्स नाम का एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नाम का। ये जो चैप्टर है ये आपको मस्ती कराएगा, बस और कुछ नहीं। कंसेप्चुअल है, थोड़ी बहुत जानने लायक चीजें हैं, पर मेनली जो चीजें हैं क्लास में ही आपको याद हो जाएंगी। अधिकतर क्वेश्चंस आप क्लास में ही डिटेल में सॉल्व कर पा रहे होंगे। बिल्कुल भी टेंशन यहां पर आपको नहीं होगी क्योंकि ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। अब हम इसे सेल बायोलॉजी के बाद पढ़ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी का एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है, तो इसमें कोई बहुत डेप्थ या बहुत डिटेल वाली चीजें हैं नहीं यहां पर। लेकिन एक कैच है। वो कैच क्या है मेरे भाई? वो कैच ये है कि आपका नीट का जो सिलेबस है और जो एनसीईआरटी में दे रखा है चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में, वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर की एनोटेटेड एनसीईआरटी पहले प्रोवाइड करा दूंगा, यानी आज ही प्रोवाइड करा दूंगा जस्ट आफ्टर दिस सेशन। आपको इस चैप्टर की एनोटेटेड एनसीईआरटी मिल जाएगी। क्यों गुरुजी ऐसा क्या है? ऐसा इसीलिए मेरे भाई क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें कुछ टॉपिक्स कम हैं, कुछ टॉपिक्स कम दिए हुए हैं। लेकिन एनटीए का जो नीट का सिलेबस है वो आपकी न्यू एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज्यादा है। पुरानी एनसीईआरटी का एक टॉपिक इसमें रिटेन कर लिया गया है, तो हमें इसको पढ़ाना पड़ेगा ही। कल को एनटीए सवाल दे दे और आपके सर पे बॉम्ब फोड़ दे कि हाँ भैया हमने तो पहले ही बताया था कि ये नीट सिलेबस का पार्ट है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे रोने के अलावा, और आपका भाई तुम्हें रोने नहीं देगा, कुछ होने नहीं दूंगा। मेरे भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्या दिक्कत है, पर रिस्क नहीं लेना बाबूराव की तरह, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। हम लोग आराम से सारी चीजें पढ़ेंगे, एक एक चीज को एकदम तोड़ के रख देंगे, फोड़ के रख देंगे, बिकॉज ये हमारा मोटो है कि कुछ भी चीज जो हमारे सिलेबस में आती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज एनोटेटेड एनसीईआरटी मिल जाएगी। यहां पर आपके 3 टॉपिक्स हैं। पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज लिविंग। अब लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज लिविंग तो जानना ही पड़ेगा। यस, अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, नई एनसीईआरटी ने यही टॉपिक उड़ा दिया है, हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक जो है ये है आपका बायोडाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और तीसरा जो टॉपिक है ये है आपका टेक्सोनॉमिक हायरार्की, या इसे नॉर्मली टेक्सोनॉमी कह लीजिए। तो नई एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक है मेरे भाई? न्यू एनसीईआरटी में ये है, न्यू एनसीईआरटी में ये है, पर न्यू एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक नहीं है, जबकि ये नीट के सिलेबस में है। तो हमें तीनों टॉपिक्स पढ़ने होंगे। बात समझ में आई? सबसे पहले तो ये जान लें हम लोग, तब तो फायदा है आगे बढ़ने का, राइट? सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा जो मैं आपको दे रहा हूंगा, तो एनोटेटेड एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। बाकी एनोटेटेड एनसीईआरटी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका भाई साक्षात आपके सामने खड़ा है। जो मैं नोट्स बनवाऊंगा क्लास में उसके बाहर तो कुछ वैसे भी नहीं जाना, तो बात खत्म है। अब चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ लो चाहे नोट्स पढ़ लो, एक ही बात है। तो क्लास में जो कंटेंट होगा उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आओ मेरे भाई, क्या हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या हम लिविंग वर्ल्ड को शुरू करने के लिए तैयार हैं? एक बार फटाफट लाल कलर के दिलों का झोंका जो है उड़ा दीजिए इन द चैट सेक्शन, जिससे आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंच सके और मैं अपनी एनर्जी को झोंक दूं इस सेशन में एंड बना दूं इस सेशन को एक बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा पावर पैक्ड सेशन। फटाफट बताओ एक बार, क्या सब कुछ ठीक है? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर सकते हैं? रिवीजन सेशन आ जाएगा मेरे भाई इस वीक, सारे रिवीजन सेशन आ जाएंगे, आपका सेल का भी सेल साइकिल का भी। टाइम नहीं लग पा रहा है बिकॉज एक के बाद एक सेशन था। अभी 4 से 6 बजे तक भी मेरी क्लास थी, उसके बाद यहां पर आया हूं, है ना। बीच में चाय पीने का भी टाइम नहीं मिला, कसम खा के कह रहा हूं। यहां पे चाय का कप रखा हुआ है, आधा ही पी पाया मैं, गर्म थी ना चाय। पर फिर भी कोई बात नहीं, खड़े रहेंगे भाई, अड़े रहेंगे। इस वीक जो भी पुराना बैकलॉग है सारे पुराने पाप धो डालेंगे, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भाई खड़ा है। आओ मेरे भाई,
सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, व्हाट इज बायोलॉजी। गुरुजी, ये बात तो हम लोग तब भी डिस्कस कर चुके थे जब आपने हमारे सिलेबस को स्टार्ट किया था, तब भी आपने हमें बता दिया था कि बायोलॉजी क्या होती है। कृपया अपने सरसों के तेल की शीशी निकाल करके टेबल पे रख लें और कृपया थोड़ा सा तेल लेकर के अपनी खोपड़ी पर लगा लें और इस शब्द में घुस जाएं। इस शब्द में जब आप घुसेंगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक बायो और एक एजी ओजी लोजी सुनोजी। तो ये जो मिस्टर बायो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइफ, यानी जीवन। और ये जो लॉजी है, इसका मतलब होता है स्टडी, यानी पढ़ाई, जो हम सबको करनी पड़ती है। यस, अर्थात अगर मैं इन्हीं दोनों शब्दों से मिला करके बायोलॉजी की एक डेफिनेशन आपके सामने तैयार कर दूं तो क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी अलग अलग जीव जंतुओं के बारे में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी क्या है? बायोलॉजी है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले प्रोसेसेस के बारे में, यानी समझ लीजिए आप मेरी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेरी बॉडी में तो अलग अलग काम हो रहे हैं ना। मैं तो डाइजेशन भी कर रहा हूं, यानी अपना खाना भी पचा रहा हूं। मैं तो रेस्पिरेशन भी कर रहा हूं, यानी एनर्जी भी बना रहा हूं। मैं तो एक्सक्रीशन भी कर रहा हूं, यानी आपका जो वेस्ट है उसका रिमूवल भी कर रहा हूं। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये तो मेरे लाइफ के प्रोसेसेस हो गए ना। तो अगर मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई करूंगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले जो काम हैं उनके बारे में भी तो पढ़ूंगा। तो द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग प्रोसेसेस, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्यार से बायोलॉजी कहते हैं। इसे हम प्यार से बायोलॉजी कहते हैं। अब यहां पर एक बात देखिए कि आप लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ के ऊपर, ये बहुत सारे हैं मेरे भाई। आपको जानकर के हैरानी होगी कि हजारों प्रकार की तो चींटियां हैं। हजारों प्रकार की चींटियां हैं। आपको कितनी चींटियां पता है? सर, काली वाली चींटी, लाल वाली चींटी, बड़ा वाला मकोड़ा, तेज तेज भागने वाला फौजी मकोड़ा, बस ये 3-4 चीजें ही तो पता है। हजारों अलग अलग स्पीसीज, यानी हजारों अलग अलग डिफरेंट टाइप की चींटियां इस अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। यस, तो यहां पर आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये आप क्या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी लेकर बैठे हैं, यानी ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो आप कह सकते हो लिविंग वर्ल्ड इज वेरी डाइवर्स। लिविंग वर्ल्ड इज वेरी डाइवर्स, यानी यहां डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। कितने अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं? गौर से इस नंबर को लिखेगा, मोर देन 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी लगभग आप कह सकते हैं 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे हमें देखने को मिलते हैं। और ये तो वो जीव जंतु हैं जिनके बारे में हमें पता है। कई तो ऐसे भी होंगे जो हमारी आंखों से बच गए होंगे, जिनके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं होगा, वो अलग है। ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट टाइप के, जिनके बारे में हमें पता है, जिनके नाम वगैरह हमने रजिस्टर में लिख लिए हैं, जिनका आधार कार्ड बना दिया है। ये वो डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सो मोर देन 1.7 टू 1.8 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज आर फाउंड ऑन अर्थ। डिफरेंट लिविंग organisms on earth are found। करेक्ट। ये तो डिफरेंट टाइप्स हैं, 17 से 18 लाख। इनमें से ह्यूमन तो एक है, सिर्फ ह्यूमन एक है। और ह्यूमन भी देखो भाई पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो सोच के देखो, इन 17-18 लाख डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से हम सिर्फ एक स्पीसीज हैं। हमारे अलावा और कितनी लाखों अलग अलग स्पीसीज हैं और कितने करोड़ों ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे पाए जा रहे हैं, ये अनइमेजिनेबल है। बहुत बड़ा नंबर है ये दोस्त। इसको हमें धीरे धीरे पढ़ना है, हौले हौले पढ़ना है। इसी के बारे में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, इसको पढ़ते हैं कि दुनिया में इतने सारे जीव जंतु हैं, इनकी पढ़ाई कैसे आसान बनाई जाए, कैसे इनको डिकोड किया जाए प्यार से। सोच के देखो, आपकी आंखों के सामने 17-18 लाख अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रख दिए जाएं। सांप भी हैं, केचुए भी हैं, बिच्छू भी हैं, प्लांट भी है, एनिमल भी है। दिक्कत हो जाएगी, इनको आप ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाओगे।
तो आपको इन्हें कैटेगरीज में बांटना पड़ता है। जैसे स्कूल के सारे बच्चे अगर एक साथ आ जाए मैदान में तो आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा फर्स्ट क्लास का है, कौन सा सेकंड क्लास का, कौन सा फिफ्थ क्लास का। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 5वीं क्लास में है, हाइट होती है भाई खंबे जैसी, लगते हैं भैया 9 10th में है, 12th में है। और कई बच्चे होते हैं मेरे जैसे, मैं अपनी क्लास में सबसे आगे लगता था, जो जब 12वीं में थे तो भी बच्चे आकर पूछ लेते थे कि क्या भैया आप 7th क्लास में हो या 8th क्लास में हो। तो हाइट देखकर, शक्ल देखकर तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा बच्चा किस क्लास का है। आपको असेंबली में, स्कूल असेंबली में अलग अलग लाइंस बनानी पड़ती हैं भैया। ये फर्स्ट क्लास की लाइन है, लड़का लड़की की अलग अलग लाइंस, ये सेकंड क्लास की लाइन, थर्ड क्लास की लाइन, फोर्थ क्लास की लाइन, 12th क्लास की लाइन। तब आपको पता लगेगा इतने भरे हुए मैदान में कि कौन सा बच्चा किस क्लास का है। तो इसी प्रकार से इतने सारे ऑर्गेनिजम्स अगर आपके सामने रख दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी का है, कौन प्लांट है, कौन एनिमल है, नहीं पता लगेगा। लेकिन जब इनको मैं अच्छे तरीके से डिवाइड कर दूंगा, अलग अलग कैटेगरीज में बांट दूंगा, इनके ग्रुप्स बना दूंगा डिफरेंट, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां बैठा हुआ है। यहां पर मैं आपको एक नंबर बता देता हूं प्यारा सा, ये जो 17 से 18 लाख डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें से मोर देन 1.2 मिलियन स्पीसीज जो है, ये पता है किसकी है? मोर देन 1.2 मिलियन स्पीसीज जो है, ये पता है किसकी है? ये एनिमल्स की स्पीसीज है। यानी ज्यादातर जो आपको देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ के ऊपर, वो आपके एनिमल्स हैं, लगभग 70% के आसपास। 1.7 टू 1.8 मिलियन में से 1.2 मिलियन, 70% के आसपास कौन है? एनिमल्स हैं। एंड आपका लगभग 0.5 मिलियन के आसपास, यानी 5 लाख स्पीसीज जो है किसकी हैं? ये आपके प्लांट्स और फंगस की हैं, ऑफ प्लांट्स एंड फंगस। एंड बची हुई जो कुछ आपकी चुटुर पुटुर स्पीसीज है, वो और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की हैं। मेन है आपके एनिमल्स और प्लांट और फंगस, जो आपके लगभग 1.7 मिलियन के आसपास हो जाते हैं। ये आपने देखा। अब मेरे भाई, इस दुनियादारी में जितनी भी चीजें हैं, इस दुनियादारी में, कंप्लीट दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इन सब को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यहां पर एक नोट बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, आराम से देखिए। मैं यहां पर कहता हूं कि ऑल मैटर ऑन अर्थ, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, आपकी कुर्सी, आपका टेबल, आपका पड़ोसी, आपके पड़ोसी का डॉगी, सब मिला करके ऑल मैटर ऑन अर्थ, जितना भी मैटर है, जितनी भी चीजें हैं अर्थ के ऊपर, आर डिवाइडेड into two categories by अर्ली मैन। अर्ली मैन मतलब पुराने जमाने के लोग, भीड़े मास्टर के जमाने के लोग जब डिवीजन करते थे चीजों का तो कैसे करते थे भाई? उनके पास कोई बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई बहुत शानदार अपरेटस नहीं था, ये लोग साइंटिस्ट नहीं थे। ये लोग नॉर्मली चीजों को देखते थे कि कौन सी चीज जिंदा है, कौन सी चीज मुर्दा है। तो इन्होंने धरती पे जितना भी मैटर प्रेजेंट था, इनको 2 कैटेगरीज में तोड़ डाला। पहली कैटेगरी को इन्होंने क्या कह डाला? पहली कैटेगरी को इन्होंने कह डाला एनिमेट मैटर। सर पे लगाइए सरसों का तेल और एनिमेट मैटर नाम के अंदर घुस जाइए। कैसा मैटर है? एनिमेट। क्या एनिमल का साउंड आ रहा है? यस सर, एनिमल का साउंड आ रहा है। एनिमल जो है मेरे भाई, ये तो लिविंग होता है। लिविंग होता है तो इस एनिमेट मैटर को क्या मैं लिविंग मैटर कह सकता हूं? कह सकता हूं गुरुजी। क्या इस लिविंग मैटर को मैं प्यार से बायोटिक मैटर कह सकता हूं? यस सर, मैं इसे बायोटिक मैटर कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि बायो का मतलब अभी मैंने आपको बताया था लाइफ। बायो का मतलब अभी बताया था मैंने आपको लाइफ। यानी एनिमेट मैटर है, जिंदा मैटर है, तो जिंदा चीजों की स्टडी को तो आप बायो ही बोलोगे ना, तो इसे बायोटिक मैटर बोला। तो इस बायोटिक मैटर में बताओ भैया क्या क्या आ जाएगा? क्या इस बायो मैटर में लिख दूं मैं प्लांट एंड एनिमल? जितने भी दुनिया में प्लांट्स और एनिमल्स हैं, क्या इन्हें लोगों ने बायोटिक मैटर में बांट दिया होगा? क्या ये बायोटिक कैटेगरी में आ रहे होंगे? यस गुरुजी। दूसरी चीज, दूसरी कैटेगरी ये आपकी हो जाती है इनएनिमेट मैटर। इनएनिमेट यानी एनिमेट नहीं है, यानी लिविंग नहीं है। तो इनएनिमेट को क्या मैं नॉन लिविंग कह सकता हूं? यस गुरुजी, कह सकता हूं। नॉन लिविंग को क्या मैं ए बायोटिक कह सकता हूं? बायो एब्सेंट है यहां पर, ए का मतलब एब्सेंट, बायो मतलब लिविंग, तो इसे मैं ए बायोटिक मैटर कहता हूं, यानी ये नॉन लिविंग मैटर है।
ये जो नॉन लिविंग मैटर है इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? इसका एग्जाम्पल हो गई बहती हवा, बहती हवा, साथ था वो समंदर, एंड आग जो हमें रिश्तेदारों के मन में जलानी है ना, सिलेक्शन लेकर के। तो मेरे भाई यहां पर ये जो है आपके दुनिया के सारे मैटर की बाइफर्केशन हो गई। इन्हें हमने दो कैटेगरी में तोड़ डाला। पहली जो कैटेगरी है वो है एनिमेट मैटर, नाम में ही साउंड आ रहा है एनिमल का, और एनिमल जिंदा होता है, हम भी एक एनिमल हैं, हम भी जिंदा हैं, तो इसे बायोटिक मैटर या लिविंग मैटर भी कहा जा सकता है। जैसे प्लांट भी जिंदा, एनिमल भी जिंदा, ठीक है। इन एनिमेट मैटर यानी नॉन लिविंग, जो एनिमल नहीं है, नॉन लिविंग, ए बायोटिक मतलब एब्सेंट है यहां पर लाइफ, तो ए बायोटिक का आप क्या कर सकते हो, यहां पर नामकरण कर सकते हो। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एब्सेंट। क्या एब्सेंट है यहां पर? बायो यानी लाइफ एब्सेंट है, तो इसे नॉन लिविंग हम लोगों ने क्या कह दिया? मैटर कह दिया। यहां तक की बात समझ में आई? बात समझ में आ गई गुरुजी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत प्यारा सवाल, बहुत मस्त सवाल, आराम से सुनिएगा। मैंने कहा कि भैया प्लांट और एनिमल इस एनिमेट मैटर में आते हैं, क्या मैं यहां पर माइक्रोब्स लिख सकता हूं? क्या मैं इस शब्द के यहां होने के बाद माइक्रोब्स लिख सकता हूं? क्या अर्ली मैन, बहुत पुराने जमाने का आदमी, भीड़े मास्टर के जमाने का आदमी, जिसको अभी यही पता लगा है कि कौन जिंदा है कौन मुर्दा, क्या वो माइक्रोब्स को देख सकता है? नहीं सर। इसीलिए यहां मैंने प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स नहीं लिखा, सिर्फ प्लांट और एनिमल लिखा है। क्यों? आज के दिन में हमें माइक्रोब्स की नॉलेज है। बहुत पुराने टाइम में जब हमें यही पता लगा था कि कौन जिंदा कौन मुर्दा, उस टाइम पर हम लोगों को माइक्रोब्स का नहीं पता था। तो किसी किताब में अगर यहां पर माइक्रोब्स भी लिखा जाए, आज के हिसाब से वो चीज सही है, लेकिन अर्ली मैन अगर आप इस शब्द को पकड़ो तो यहां पर माइक्रोब्स आप नहीं लिख सकते, क्योंकि उस टाइम पर उन्हें पता ही नहीं था कि माइक्रोब्स नाम की कोई चीज है। धीरे धीरे जब माइक्रोस्कोप इवॉल्व हुए, लेंसेज इवॉल्व हुए, हम छोटी छोटी चीजों को मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखने लग पड़े, उस टाइम पर हमें पता लगा कि हाँ भैया माइक्रोब्स नाम की कोई चीज होती है। एक और दुनिया है हमारे आसपास जो बहुत छोटे साइज की है, बहुत छोटे साइज के भी ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता। तब आपका यहां पर आप क्या करोगे? माइक्रोब्स शब्द ऐड करोगे। करेक्ट है? यहां तक बात समझ में आई मेरे भाई? तो हमने यहां पर क्या किया है, बहुत जनरल बातें करी हैं। मैं आपको 2 लाइन में इस पूरी की पूरी स्लाइड का सार समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताई बायो की डेफिनेशन, और बायो की डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने नाम से ही निकाली, बायोलॉजी। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लाइफ की स्टडी करो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले प्रोसेसेस की स्टडी करो, यानी जीवन से रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ रहे हो, लाइफ से रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो इसे बायोलॉजी कहा जाएगा। आप जब आगे पढ़ेंगे पीएचडी लेवल पे बायोलॉजी, मास्टर्स लेवल पे बायोलॉजी, तो आपको जान करके हैरानी होगी, बायोलॉजी का नाम जो है वो चेंज होकर के लाइफ साइंस हो जाता है। राइट? जब हम लोग रिसर्च के लिए पढ़ते हैं तो हम लाइफ साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यस, तो बायोलॉजी को ही लाइफ साइंस भी कहा जाता है क्योंकि इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। हमने बताया कि ये जो आसपास रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ पे, अभी तक हम लोग 17 से 18 लाख अलग अलग डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट बना चुके हैं कि भैया ये ऑर्गेनिज्म नया है, इसके बारे में मुझे पता लग गया, ये ऑर्गेनिज्म नया है, इसके बारे में मुझे पता लग गया। नए नए ऑर्गेनिजम्स हम खोजते जा रहे हैं, अपनी लिस्ट में ऐड करते जा रहे हैं। आज के दिन में इस अर्थ पे 17 से 18 लाख ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, और भी हम आगे चल के खोज सकते हैं, नंबर और बढ़ सकता है। आज के दिन में इतने तो हैं ही। इनमें से लगभग 70% यानी लगभग 1.2 मिलियन के आसपास एनिमल्स की स्पीसीज हैं, और लगभग 0.5 मिलियन के आसपास यानी 5 लाख के आसपास जो स्पीसीज हैं वो प्लांट्स की एंड फंगस की हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया अर्ली मैन जो है, बहुत पुराने आदमी जो थे, बहुत पुराने वक्त के, उन्होंने इस दुनिया में पाए जाने वाली सारी चीजों को 2 कैटेगरीज में तोड़ा। पहली एनिमेट मैटर, एनिमेट यानी एनिमल जैसी चीजें यानी लिविंग, जिसे बायोटिक भी कहा, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। दूसरा इनएनिमेट या एबायोटिक या नॉन लिविंग, जैसे कि विंड, सी, फायर, ये आपको देखने को मिला। यहां तक की बात सबको याद हो गई मेरे भाई? रिवीजन भी करा दिया है, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? यस, फटाफट बताइए, है ना? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार, ग्रेट रिस्पॉन्स। तो अब हम पढ़ते हैं यहां पर क्या, व्यूज इन बायोलॉजी। बायोलॉजी को देखने के 2 तरीके हैं, 2 नजरिए हैं, सबका अपना अपना नजरिया होता है। इसी प्रकार से बायोलॉजी को देखने के भी 2 नजरिए हैं, एक है घमंडी नजरिया और एक है नॉर्मल नजरिया।
अब आप बताइए कौन सा नजरिया ज्यादा बेहतर होगा, खुद बताइए। भाई आपको कोई जबरदस्ती घमंड दिखाए आपको अच्छा थोड़ी लगेगा, नहीं गुरुजी हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जब बाकी ऑर्गेनिजम्स को आप घमंड दिखाते हो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो दुनिया में दो प्रकार के व्यूज हैं इस बायोलॉजी को पढ़ने के। पहला जो व्यूज है वो है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज। पहला जो व्यूज है वो है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या होता है? सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? सेंट्रिक यानी सेंटर पे, है ना। सेंट्रिक यानी सेंटर पे, मतलब हम किस चीज को सेंटर पे मान रहे हैं, किस चीज को मेन मान रहे हैं? एंथ्रोपो को मेन मान रहे हैं। एंथ्रोपो क्या होता है गुरुजी? एंथ्रोपो इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन। ऐसा व्यू जिसमें आदमी अपने आप को ही सबसे बड़ा मानता है, सबसे चौड़ा मानता है कि भैया मैं तो दुनिया की सबसे स्मार्ट स्पीसीज हूं। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि आदमी जो है ना, ह्यूमंस जो हैं, दे आर सेल्फ कॉन्शियस, ये अपने बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग पैसा जोड़ते हैं, घर खरीदते हैं, बाकी सारे एनिमल्स ये सब थोड़ी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, वी आर सेल्फ कॉन्शियस। तो एक ऐसा व्यू है जहां ह्यूमन को सबसे ऊपर माना गया है, सुप्रीम माना गया है कि भैया दुनिया में 18 लाख अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन उन सब का बाप है, ह्यूमन उन सबसे बलवान है, ह्यूमन जो है उन सबसे बड़ा है, और बाकी सारे हमारे सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ प्राणी है। तो हम क्या करते हैं? जब ज्यादा घमंडी हो जाते हैं तो हम खुद का विनाश कर लेते हैं। सेम इसी प्रकार से जब ह्यूमन अपने 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 बारे में सोचता है तो आसपास की चीजें उसे दिखाई ही नहीं देती। भाई समझ लीजिए मेरे सामने एक पौधा रखा है और उस पौधे की जड़ से, उस पौधे की रूट से मुझे एक ऐसी दवाई मिल सकती है जो कैंसर सही करे। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो अपने घमंड में बैठा हूं, ये पौधा ये मुझे ठीक करेगा, श्री विपू को ये पौधा ठीक करेगा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं घमंड में हूं, एटीट्यूड आ गया है मुझ में। यस, तो मैं कभी ठीक हो भी नहीं पाऊंगा। पौधा भी कहेगा ऐसी तैसी कराओ भाई अपनी, तुम्हें तो सच में केमिकल ना दूं भाई, मैं तुम्हारी जड़ तक पहुंच गए तो भी तुम्हें केमिकल नहीं दूंगा। तो जब हम अपने आप को ही बहुत बड़ा मान लेते हैं, हम आसपास की चीजों को एक्सप्लोर नहीं करते, खुद ही खुद में खो जाते हैं। तो हम कोई दवाई नहीं खोज पाते। भाई आपके आसपास कोई ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ी से, जिसकी टहनी से बहुत अच्छी माचिस बन सकती है, आपने उसको देखा ही नहीं, आप खुद ही खुद में लगे हुए हो। कोई ऐसा आपका पेड़ है जिससे पेट्रोल लाइक केमिकल निकल सकता है, आप दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो भाई, उस पेड़ को बहुत ज्यादा उगा करके यू कैन चेंज द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, आपने उसे देखा ही नहीं। कोई ऐसा पेड़ है जिससे बहुत सुगंधित परफ्यूम बन सकता है, आप परफ्यूम इंडस्ट्री को एकदम तहस नहस कर सकते हो नया परफ्यूम निकाल करके, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम घमंडी हैं। और इसीलिए एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू जो है, इसमें हमारी नॉलेज में कोई इजाफा नहीं होता। जिस दिन आपने सीख लिया कि आपको और जानने की जरूरत है, आपको अभी बहुत कम आता है, आपको और सीखना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। जिस दिन आपने समझ लिया भाई मैं तो बेस्ट हूं, मेरे से बढ़िया और कुछ नहीं है इस दुनिया में, मैं तो एकदम सर्वगुण व्यापी हूं, मेरे को तो सब कुछ आता है भाई, सर्वगुण संपन्न बस दुनिया में एक, पूरे दिल्ली एनसीआर में मैं ही लड़का हूं एक, उस दिन भाई बर्बादी शुरू हो जाएगी। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो आप तब सीख पाओगे जब आप झुके रहोगे। सीखने के लिए झुकना पड़ता है, सामने वाले की कदर करनी पड़ती है। आप मुझसे तभी सीख पाओगे जब आप मेरी इज्जत करोगे। मैं आपसे तभी सीख पाऊंगा, कई चीजें मुझे आपसे सीखने की जरूरत है जो मैं तभी सीख पाऊंगा जब मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं कभी ये नहीं सोच सकता कि भाई आपसे मुझे कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, काफी बच्चे काफी कुछ सिखा जाते हैं। यस, तो दिस इज एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, जहां भैया ह्यूमन ही सबसे ऊपर माना गया है कि भैया ह्यूमन के ऊपर तो कोई है ही नहीं इस पूरी की पूरी अर्थ पे। तो ह्यूमन जो है ये मेन कैरेक्टर है। तो ह्यूमंस आर कंसिडर्ड सुपीरियर, ऊंचे माने गए हैं। ह्यूमन आर कंसिडर्ड सुपीरियर देन ऑल अदर स्पीसीज ऑन अर्थ। दुनिया पे जितनी भी स्पीसीज है उनको छोटा माना गया है, सिर्फ ह्यूमन को ही रोनाल्डो मौसी माना गया है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हम खुद खुद को ही सुपीरियर मानेंगे तो हम अपने ही घमंड में बर्बाद हो जाएंगे, हमारी नॉलेज में कोई इजाफा नहीं होगा क्योंकि हम सीखना ही नहीं चाहते। तो आप क्या कहेंगे? आर बायोलॉजिकल नॉलेज विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि हम आसपास की किसी चीज को देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे।
तो हम आसपास की चीजों से क्या क्या निकल सकता है ये नहीं जान पाएंगे। आर बायोलॉजिकल नॉलेज विल नॉट इंक्रीज बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग द स्पीसीज अराउंड अस। हम अपने आसपास जो स्पीसीज प्रेजेंट हैं उनको एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं कि भैया हमें उनसे क्या क्या मिल सकता है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम बस अपनी तारीफ कर रहे हैं। खुद ही खुद को देख करके खुश हो गए, सुबह खुद को शीशे में देखा, आह क्या बात है भाई, क्या लग रहा है भाई तू, है ना, खुद ही खुश हो गए। दिस इज एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। क्या ये अच्छा व्यू लगा आपको? अगर मैं आपसे पूछूं एज एन इंसान, क्या आपको ये अच्छा व्यू लगा? क्या आप अपने आसपास पाए जाने वाले किसी जानवर, किसी प्लांट की कोई कद्र ना करें, आप खुद को ही महान समझें? क्या आप जिंदगी भर वही गेहूं खाते रहोगे जो आप खाते आ रहे हो? क्या आपको फूड में मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, फूड इंडस्ट्री में मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। सर हमें एक ऐसा गेहूं चाहिए जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो। इंडिया में आपको पता है ना कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है अधिकतर जनसंख्या की। मोर देन 90% जो लोग हैं उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। क्या मैं एक ऐसा गेहूं उगाऊं जिसमें ज्यादा प्रोटीन हो, जिससे आप रोटी खाओ और आपको प्रोटीन मिल जाए? यस सर, बिल्कुल उगाइए। ये कब हो पाएगा? जब मैं ये करना चाहूंगा। अगर मैं सोच रहा हूं कि जो मेरे पास है, आसपास है, वही मस्त है, मुझे कोई नई इंप्रूवमेंट नहीं करनी है, तो मेरी बायोलॉजिकल नॉलेज नहीं बढ़ेगी। अगर मैं अपने आसपास खोजूंगा ही नहीं तो मुझे नई चीजें मिलेंगी कैसे? लेकिन अगर मैं अपने आसपास खोजूं, अगर मैं अपने आसपास की चीजों को देखूं कि मुझे क्या क्या नया मिल सकता है, तब हम और अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? बायोसेंट्रिक ग्रोथ। आज तो बायो शब्द की बारिश हो चुकी है ना? पहले भी 2 बार बायो शब्द देखेला सुनेला लगा आज। इसे हमने कहा बायोसेंट्रिक व्यू। अब बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके आसपास है, बायो माने लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग स्पीसीज जो आपके आसपास है, इन सबको ही आप मेन मान रहे हो, इन सबको ही आप सेंटर पे रख रहे हो। यानी ये जो बायोसेंट्रिक व्यू है, इसमें आपने कहा ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ, ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर कंसिडर्ड इक्वल। दुनिया की हर स्पीसीज जो है इसको बराबर माना, ना ह्यूमन को किसी से ऊंचा माना, ना किसी को ह्यूमन से नीचे माना गया। भाई सारी की सारी स्पीसीज बराबर है। और इंडिया में अगर आप देखें तो हमारी जो संस्कृति है वो भी हमें यही सिखाती है। अभी G20 इवेंट हुआ था भारत में, आपको पता है उसका मोटो क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। ये जो पूरा अर्थ है, ये एक संसार है, ये एक परिवार है। यहां हर ऑर्गेनिज्म जो है वो बराबर माना जाता है। और यही मूल मंत्र लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम दुनिया की हर स्पीसीज को इक्वल मानेंगे, तो हम हर स्पीसीज की इक्वल कद्र कर पाएंगे और उनकी इंपॉर्टेंस को भी जान पाएंगे। देयरफॉर आप कह सकते हैं, देयरफॉर वी विल एक्सप्लोर मोर स्पीसीज अराउंड अस। हम भी देखेंगे कि हमारे आसपास कौन सी स्पीसीज पाई जा रही है, हम भी उनको एक्सप्लोर कर पाएंगे। वी विल एक्सप्लोर मोर स्पीसीज अराउंड us, therefore our biological knowledge will increase, our biological knowledge will increase। हमारी बायोलॉजिकल नॉलेज जो है इसमें इजाफा होगा। ये जो बायोलॉजिकल नॉलेज है ये बढ़ पाएगी क्योंकि हम आसपास की चीजों को देख पा रहे हैं। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए दोनों के दोनों व्यूज को। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू मतलब हम एंथ्रोपो को यानी ह्यूमंस को क्या मान रहे हैं? सुपीरियर मान रहे हैं, सबसे ऊपर मान रहे हैं। अगर हम सिर्फ ह्यूमंस को सुपीरियर मानेंगे तो हमारी बायोलॉजिकल नॉलेज में कोई ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि हम सिर्फ ह्यूमंस पे स्टडी करेंगे, किसी और स्पीसीज पे नहीं। राइट, देयरफॉर हम लोग आसपास की स्पीसीज को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे, उनको हम इग्नोर कर देंगे, अपने घमंड में ही मर जाएंगे। लेकिन अगर हम बायोसेंट्रिक व्यू को अपनाएं तो बायोसेंट्रिक व्यू में दुनिया की हर स्पीसीज जो है उसको इक्वल माना जाता है। इसीलिए आसपास की जितनी भी स्पीसीज है इन पे रिसर्च की जाती है। और अगर आसपास की हर स्पीसीज पे आप रिसर्च करोगे, उनके बारे में जानोगे, तो कोई ना कोई नॉलेज आपको मिलेगी ही, कोई ना कोई नई चीज आपको आसपास की स्पीसीज से मिलेगी। कोई प्लांट आपको तेल दे देगा, कोई प्लांट आपको
जो है परफ्यूम दे देगा, कोई प्लांट आपको रेजिन दे देगा, कोई प्लांट आपको गम दे देगा, कोई प्लांट आपको मेडिसिन दे देगा। ये सारी चीजें प्लांट से ही तो मिली है। कब मिली है? जब हमने उनके बारे में पढ़ाई की। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से प्लांट से तेल निकलता है? हमें कैसे पता लगा भाई? अब सर पे सरसों का तेल लगा के घुस जाते हैं कॉन्सेप्ट के नाम में, नारियल का तेल लगा के घुस जाते हैं। हमें कैसे पता लगा कि नारियल से तेल निकल सकता है? खोजा ना भाई, कोशिश की। जब पढ़ा नारियल के बारे में, जब उस पर रिसर्च की, तो पता लगा कि भैया कोकोनट ऑयल भी मिल सकता है, सरसों का तेल भी मिल सकता है। तभी तो जाके काम हुआ। यस, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ऑल राइट, यही बात है। बस यहां तक अगर आपने सीख लिया है, देखो नाम को तोड़ना सीख गए तो बायोलॉजी बहुत आसान है भाई। नाम ये एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी ह्यूमन को यहां पर सबसे ज्यादा भाव दिया गया, बाकी स्पीसीज को भाव नहीं दिया गया, तो हम जो है आसपास की स्पीसीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बायोसेंट्रिक यानी आसपास की जितनी भी बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं सबको बराबर भाव दिया, तो आसपास की चीजों को एक्सप्लोर किया, नॉलेज भी बढ़ी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। करेक्ट है मेरे भाई? यहां तक की बात सबको समझ में आई? या लिख दीजिए इन द चैट सेक्शन। ये फटाफट बताइए। अब मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूं, मस्त मस्त मस्तानी चीज बताता हूं आपको, बहुत मजा आ जाएगा आपको। यस, आओ मेरे भाई। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमने मिस्टर मियोसिस और माइटोसिस में डॉटर सेल और पेरेंट सेल बनाया था, वैसे ही हम यहां पे असली के पेरेंट्स बना लेते हैं। असली पेरेंट सच सच एमडीएच बना लेते हैं। ये हमने बनाया एक आदमी, आप ऊपर बनाइएगा, है ना, इसको मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। ये भैया की स्पाइकी स्टाइल बना देते हैं, है ना। पिताजी जो है कूल डूड हो चुके हैं, इसीलिए इनके बाल हमने क्या कर दिए हैं, खड़े कर दिए हैं, मिस्टर स्पाइकिंग बना दिया है इनको। यहां पे हमने क्या बना दिया है, चोटी बना दी है। यस, इसका मतलब ये क्या है, फीमेल है, चोटी बना दी। ठीक है। अब ये जो हमारे स्पाइकी दास हैं, इनको हमने यहां भेज दिया, ये है आपके मेल पेरेंट यानी फादर कह दिया, ये माता जी कह दी। अब ये जो फादर साहब हैं और माता जी हैं, इनके बीच में जब मीटिंग हुई तो इनके दो बच्चे तैयार हुए। लेट्स से इनके दो बच्चे तैयार हुए, इनके दो बच्चे तैयार हुए। एक इनको हुई क्या, प्यारी सी बेटी, एक इनको हुई फूल जैसी बेटी, और एक हुआ कांटों जैसा कटीला बेटा। अरे सर भाई क्या करें, अब बताओ, है ना, अब तुम हो ही ऐसे, क्या किया जाए। तो ये जो है बेटा पैदा हुआ, और पहले क्या पैदा हो गई थी, बेटी पैदा हो गई थी। ठीक है जी, एकदम ठीक है गुरुजी। अब ये जो मम्मी है, पापा है और इनके बच्चे हैं, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, बिल्कुल होंगी गुरुजी। ये क्या है, पापा मेरी जान है, यानी ये है फादर। ये मम्मी दी ग्रेट है, मदर। ये है इनकी डॉटर यानी बिटिया, बिटिया रानी। और ये है इनका बेटा, जिसे हमने सन कह दिया। ठीक है जी, एकदम ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनो, बहुत आराम से मेरी बात सुनना मेरे भाई, प्यार से मेरी बात सुनना। अगर मैं डॉटर और सन के बीच की सिमिलैरिटीज, भाई ये जो दोनों के दोनों भाई बहन हैं, इनके पेरेंट्स तो सेम ही है ना, ये तो सगे भाई बहन हैं, तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज तो होंगी। यस गुरुजी, इनमें सिमिलैरिटीज तो होंगी। इनमें जब आप सिमिलैरिटी देखोगे तो ये तो सेम जनरेशन के ही है ना। मैं और मेरी बहन तो सेम जनरेशन के हैं, मैं और मेरे पापा अलग जनरेशन के हैं। पापा लोग अलग जनरेशन में चल रहे हैं, पापा चाचा मामा ये अलग जनरेशन के हैं, हम अलग जनरेशन के हैं ना भाई, बच्चे लोग। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो डॉटर और सन है, दे आर ऑफ सेम जनरेशन। तो इनको आप सेम जनरेशन में देख रहे हो, तो इनको आप हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर सकते हो। तो इनके बीच जो सिमिलैरिटीज होंगी, ये हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज। ये क्या कहलाएंगी, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज कहलाएंगी। और अगर आप कहो कि भैया बच्चे में और पेरेंट में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, तो वो आप कैसे दिखाओगे, वर्टिकल लाइन बनाकर। ये आपके अलग अलग जनरेशन के हैं, चाहे मम्मी और बेटा देख लो, चाहे पापा और बेटी देख लो, चाहे पापा और बेटा देख लो, चाहे मम्मी और बेटी देख लो, यहां पर आपको सीधी लाइन बनानी पड़ेगी, वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये क्या है, वर्टिकल सिमिलैरिटीज है ना। मम्मी और बेटे में अगर आप सिमिलैरिटी देखोगे तो ये कैसी हो जाएंगी, वर्टिकल सिमिलैरिटीज हो जाएंगी। राइट, मम्मी और बेटे में अगर आप सिमिलैरिटी देखोगे तो ये कैसी हो जाएंगी, वर्टिकल सिमिलैरिटीज हो जाएंगी। करेक्ट, इसे हमने क्या बोला, वर्टिकल सिमिलैरिटीज बोला। वर्टिकल सिमिलैरिटीज
बोला। अब यहां पे इनके बारे में कुछ और बातें लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी का मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी का मतलब हुआ सिमिलैरिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम जनरेशन। ये भाई बहन सेम जनरेशन के हैं, यस। तो आप कह सकते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम जनरेशन। करेक्ट सर, सेम जनरेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहां पे? एग्जाम्पल हो जाएंगे सिबलिंग्स। सिबलिंग्स बोले तो भाई बहन, है ना। जैसे आप समझ लीजिए 3 भाई बहन हो तो आप सारे के सारे एक दूसरे के क्या हुए? सिबलिंग्स हुए, है ना। तो आप सेम जनरेशन के हो तो हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी, आप एकदम सेम जनरेशन पे सेम लेवल पे खड़े हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको कनेक्ट कर सकता हूं। आपके पापा आपसे ऊपर वाली जनरेशन के हैं तो आपको आपके पापा से कनेक्ट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आपको अपने भाई बहन से कनेक्ट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आपके और भाई बहन के बीच में क्या है? एकदम लॉजिकल पॉइंट है सर, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। आपके और आपके मम्मी पापा के बीच में क्या है सर? वर्टिकल सिमिलैरिटी। ये तो डांस बन गया, टिंग 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 टिंग। यस, आओ मेरे भाई, यस एकदम सही बात है। वर्टिकल सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटीज बिटवीन individuals of two different generations, एग्जाम्पल पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में, तो पेरेंट्स एंड देयर प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है बच्चे, तो हम इसे ब्रैकेट में लिख भी लेंगे। तो आप क्या हो? अपने पेरेंट्स की प्रोजेनी हो। पेरेंट्स एंड देयर प्रोजेनी यानी बच्चे लोग, बच्चे, ठीक है। ये हमने यहां पे लिख दिया है, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे भाई। कुछ नहीं किया आज हमने सारी चीजें नाम से तोड़ी है। सबसे पहली स्लाइड में बायोलॉजी का नाम तोड़ा और समझा कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आज तक अर्थ पे हमें मिल चुके हैं वो है 17 से 18 लाख डिफरेंट टाइप के, और इनमें से भी मोर देन 1.2 मिलियन यानी 12 लाख से ज्यादा स्पीसीज एनिमल्स की हैं और लगभग 5 लाख के आसपास स्पीसीज प्लांट्स और फंगस की हैं। उसके बाद हमने देखा कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं इनको 2 कैटेगरी में तोड़ दिया। एनिमेट यानी एनिमल जैसे यानी लिविंग यानी बायोटिक, इनएनिमेट यानी एनिमल नहीं है यानी नॉन लिविंग है यानी एबायोटिक है। फिर हम नाम में घुस गए किस चीज के? फिर हम नाम में घुस गए लास्ट स्लाइड में अगर आप देखो तो एक कंसेप्ट के विच वाज एंथ्रोपोसेंट्रिक बायोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी सेंटर पे कौन है? ह्यूमन। बायोसेंट्रिक यानी सेंटर पे कौन है? सारी स्पीसीज। बायो मतलब समस्त संसार के जितने भी स्पीसीज हैं सारी। यहां भी देखा वर्टिकल सिमिलैरिटी, भाई मेरे को अपने पेरेंट की जनरेशन से कनेक्ट करेगी एक वर्टिकल लाइन, मुझे मेरी ही जनरेशन से कनेक्ट करेगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं और मेरी बहन तो सेम जनरेशन के हैं ना, हम तो साथ साथ खड़े होंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट होंगे। पिताजी माताजी एक लेवल ऊपर हैं, एक जनरेशन ऊपर है ना, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन चाहिए। तो वर्टिकल लाइन हमें पेरेंट से कनेक्ट करेगी तो पेरेंट और हमारे बीच में वर्टिकल सिमिलैरिटी, मेरे भाई बहन से मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्ट करेगी तो सिबलिंग्स के बीच में यानी भाई बहना के बीच में हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आराम से इस चीज को लिख लीजिए, लिखने के बाद डन लिख दीजिए इन द चैट सेक्शन। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा जिस बात को सुन के आप जो है हैरान रह जाओगे। बहुत बढ़िया बात है और ये बात आगे जाके खुलेगी जेनेटिक्स में। बहुत तगड़ी बात है मेरे भाई। कहने के लिए ये एक लाइन है पर मैं सच बता रहा हूं ये करोड़ों सालों की कहानी है। इस अर्थ का पूरा सार है उस एक लाइन में। उसी पे इवोल्यूशन शुरू होती है, उसी पे जेनेटिक्स शुरू होती है, उसी पे सेल बायोलॉजी शुरू होती है। बायोलॉजी को शुरू करना है, जीवन को शुरू करना है इस अर्थ पे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से सुनिएगा, आराम से सुनिए मेरे भाई। यहां पर लाइन क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे पाए जाते हैं, चाहे वो पास्ट के हों, फ्रॉम पास्ट,
चाहे वो प्रेजेंट यानी हमारे साथ रह रहे हों यानी हम लोग, पास्ट जैसे डायनासोर, एंड चाहे भविष्य में आने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, एंड फ्रॉम फ्यूचर ऑल्सो, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, चाहे वो पास्ट के हों, प्रेजेंट के हों या फ्यूचर के हों, आर somehow similar, are somehow similar because we all share सेम जेनेटिक मटेरियल। हमारा जेनेटिक मटेरियल एकदम सेम है, सेम जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या दो टाइप का हो सकता है? यस गुरुजी, नाम से ही पता लग रहा है न्यूक्लिक एसिड ये दो प्रकार का हो सकता है। पहला डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो पहला क्या हुआ आपका डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आपका हो गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी इस दुनिया का जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था उसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल था वो न्यूक्लिक एसिड ही था, है ना, आरएनए था। फिर ये आरएनए धीरे 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 मॉडिफाई हुआ, और मॉडिफाई होते होते दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने, जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए आरएनए ही। यानी हमारे जो सबसे पहले पूर्वज थे, इस दुनिया का जो सबसे पहला सेल था, उसने भी अपने आप को मॉडिफाई किया है हल्का हल्का, और आज हम इस लेवल पे आके खड़े हैं। बस डीएनए में चेंजेस आए हैं थोड़े बहुत, लेकिन है तो हमारे अंदर भी डीएनए ही, उनके अंदर भी डीएनए ही, है ना, आरएनए ही। डीएनए आरएनए ही है, इसके अलावा कुछ और थोड़ी है, कोई तीसरा जेनेटिक मटेरियल थोड़ी है। यानी दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो करोड़ों साल पहले रहे हों, चाहे आज प्रेजेंट हो, चाहे हमारे बाद आए, उनमें जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए ही रहेगा। और ज्यादातर में क्या रहता है? डीएनए ही रहता है ज्यादातर में, मेजरली 99.99999% ऑर्गेनिज्म में मेजरली आपका डीएनए ही रहता है। आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है किनमें? इन अ फ्यू वायरसेस, कुछ वायरसेस में, जैसे कोरोना वायरस के अंदर। तो आरएनए काफी कम है। मेनली आप अगर देखोगे तो डीएनए ही आपका एज अ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। तो दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर कोई पूछे कि इनका जेनेटिक मटेरियल क्या सेम है, न्यूक्लिक एसिड है, तो आप क्या कहेंगे? यस गुरुजी, दे आर सिमिलर बिकॉज इनका जेनेटिक मटेरियल सेम है, न्यूक्लिक एसिड। या तो डीएनए या आरएनए, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती, इसीलिए इन्हें सिमिलर कहा है। यस, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। आराम से देखो मेरे भाई, अब मैं आपका एक क्विज ले रहा हूं छोटा सा, मैं आपका क्विज ले रहा हूं छोटा सा। यहां पर मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं कि ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। बताओ ट्रू या फॉल्स। ऑप्शन ए है आपका ट्रू, ऑप्शन बी है आपका फॉल्स। बताओ मेरे भाई फटाफट, सवाल देख लो। ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड ऑन अर्थ हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। क्या दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे पाया जाता है? ट्रू या फॉल्स? ऑप्शन 1 है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। बताइए फटाफट। यस, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या पाया जाता है? वो आपका डीएनए है या आरएनए है? मेरे भाई ये आपकी बात जो है फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स है मेरे भाई? ये फॉल्स इसीलिए है क्योंकि आपके सारे ऑर्गेनिजम्स में डीएनए नहीं, कुछ में एक्सेप्शनल केसेस में आरएनए भी देखने को मिलता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मिस्टर फॉल्स हो जाएगा। मिस्टर भूरा बच्चन इज द राइट आंसर। लगभग 50% लोगों ने सही किया है, बाकी लोगों ने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया है, जो मैं चैट सेक्शन में देख पा रहा हूं। मेरे भाई, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब आप वायरस की स्टडी सेपरेटली करते हो, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक है। जब आप जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हो, इसका मतलब वायरस जो है किसी सेल में घुस चुका है।
और वायरस अगर किसी सेल में घुस चुका है, वायरस किसी सेल को हाईजैक कर चुका है, उसके सेल में इन्वेड कर चुका है, तो अब आप उसकी प्रॉपर्टीज को समझना स्टार्ट कर सकते हैं। यस, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर आप बोलोगे कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है तो यह बात गलत हो जाएगी। यह आपकी बात कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर कोई बोलता कि न्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो बताओ यह बात क्या हो जाती। अगर कोई बोलता कि न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, तो बात क्या हो जाती, सही हो जाती, इट इज ट्रू। मैं एक बार ये स्लाइड रिपीट कर देता हूं, आराम से सुनिए। मैंने आपको कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटीज। पहली सिमिलैरिटी को मैं हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी कहता हूं। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी मतलब ऐसी सिमिलैरिटी जो सेम जनरेशन के लोगों में आप देख सकते हो। जैसे मैं, मेरे भैया, मेरी दीदी, हम सेम जनरेशन के हैं, सेम माँ बाप के बच्चे हैं, सेम जनरेशन के हैं, तो हमारे अंदर आपस में भी कुछ सिमिलैरिटीज होंगी ना। कुछ सिमिलैरिटीज तो मैं अपने भैया से भी लेकर बैठा हूंगा, उनसे भी कुछ मेरी बातें मिलेंगी, मेरी बहन से भी बातें मिलेंगी, तो हम हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि सेम माँ बाप के बच्चे हैं तो कुछ तो सिमिलैरिटीज हम में भी आएंगी। तो अगर मैं अपने आप को कंपेयर करता हूं मेरे भैया से या मेरी दीदी से और सिमिलैरिटीज नोटिस करता हूं, तो दे आर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज। लेकिन अगर मैं देखता हूं कि भैया मेरे मम्मी पापा से मेरे में क्या सिमिलैरिटीज है, मैं अपनी मम्मी से कितना सिमिलर हूं, पापा से कितना सिमिलर हूं, तो मैं ऊपर वाली जनरेशन से खुद को कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा, इसे वर्टिकल सिमिलैरिटीज कहा जाता है। फिर मैंने बताया कि दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो पहले रह चुके हों अर्थ पे, चाहे वो डायनासोर हो, चाहे हम अभी रह रहे हों, चाहे भविष्य में आने वाला कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल होगा, चाहे तो डीएनए चाहे आरएनए। कुछ आपके चुनिंदा ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहां आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी अगर आप देखो ज्यादातर में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 100% में डीएनए है, आप ये कह सकते हो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लिक एसिड है, चाहे वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो, है न्यूक्लिक एसिड ही दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां आरएनए भी हो सकता है। अगर मैं स्टेटमेंट को चेंज करूं और मैं कहूं कि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑफ अर्थ हैज डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, तो आंसर बताओ क्या हो जाएगा। मैं ऑल नहीं लिख रहा, मैं कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगा रहा हूं यहां पे, मैं एकदम कंपलसरी नहीं कह रहा हूं कि बताओ भैया दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए होगा, नहीं होगा सर। लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया के अधिकतर ऑर्गेनिजम्स में क्या डीएनए होगा, अगर मैं यहां पर यह बोलूं कि क्या दुनिया के अधिकतर ऑर्गेनिजम्स में, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में डीएनए होगा, तो आप कहेंगे यस सर, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में तो डीएनए होगा। इस बात में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डीएनए स्टेबल होता है। हर इंसान चाहता है स्टेबिलिटी, हर ऑर्गेनिज्म चाहता है स्टेबिलिटी। आरएनए उछल कूद करता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता रहता है। कोरोना वायरस की हालत देखी थी, कोरोना वायरस आया, सब लोग यूं खड़े हो गए, हाँ भैया कोरोना वायरस जो है हमको हार्म नहीं कर पाया। कोरोना वायरस भेष बदल के आ गया, ओमिक्रॉन वेरिएंट बना के आ गया, डेल्टा वेरिएंट बना के आ गया। हर दूसरे दिन कैसे नया नया भेष बदल के आ रहा है, क्योंकि उसके पास आरएनए है। आरएनए अनस्टेबल है तो अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर सकता है। हम क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि भैया हम हो इंसान और हमारा बच्चा जो हो वो हो घोड़ा, हम इतनी डिफरेंस नहीं चाहते। हम इंसान है, हमारा बच्चा भी इंसान हो, उसका बच्चा भी इंसान हो, हमें स्टेबिलिटी चाहिए। हम नहीं बदलना चाहते अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे, इसीलिए हमारे अंदर डीएनए है ना कि आरएनए। पता लगा रात को सोए आदमी सुबह उठे केले का फूल बने हुए हैं, है ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई अब आप बहुत ज्यादा म्यूटेट करने लगे हो, ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए हमें डीएनए की जरूरत है, हमें स्टेबिलिटी चाहिए। डीएनए इज मोर स्टेबल, आरएनए इज मोर रिएक्टिव। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए क्यों पाया जाता है, सिंस इट इज मोर स्टेबल, सिंस इट इज मोर स्टेबल। और बहुत कम में आपका आरएनए क्यों पाया जाता है, सिंस इट इज मोर रिएक्टिव, इधर उधर रिएक्टिव बना फिरता है, रिएक्ट करता फिरता है। मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल, कम स्टेबल है, उछल कूद ज्यादा कर रहा है, रिएक्टिव ज्यादा है। दोनों एक ही बातें हैं, कुछ भी लिख लो भाई। यहां लिख लो ज्यादा स्टेबल है यानी रिएक्टिव कम है, यहां लिख लो भैया रिएक्टिव ज्यादा है यानी स्टेबल कम है। दोनों उल्टी बातें हैं, है ना। जो शैतान ज्यादा होगा वो शांत कम होगा, जो शांत ज्यादा होगा वो शैतान कम होगा। दोनों बातें उल्टी हैं। यस, यहां तक की बात सबको चमकिया नहीं, फटाफट बताओ मेरे भाई, झटपट बताओ, फटफट बताओ। रिवीजन करते हुए आ रहे हैं इस स्लाइड तक, सारी बातें 2-2 3-3 बार बता दी है।
यहां तक की बात सबको चमकी चमकेली एक बार फटाफट बता दीजिए इन द चैट सेक्शन, जिससे मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करा सकूं, आगे ले चलूं। यस, आ जाओ मेरे भाई। बहुत बढ़िया यार, शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, आपको एक साइंटिस्ट जी के बारे में बताएंगे। पहले थोड़ा बहुत बता देता हूं साइंटिस्ट जी के बारे में और फिर सारी बातें लिखवा दूंगा। देखो मेरे भाई, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी सर हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। इट इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी यहां आप अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हो और उनके अंदर होने वाले प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हो। लिविंग वर्ल्ड जो है बहुत ज्यादा डाइवर्स है, यानी अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। ये नंबर कितना है? 17 से 18 लाख है, 1.7 टू 1.8 मिलियन है। पुराने जो लोग थे, अर्ली मैन, इन्होंने दुनिया में जितनी भी चीजें हैं इन्हें दो कैटेगरी में तोड़ा। पहला इनएनिमेट मैटर, इनएनिमेट यानी एनिमल जैसे नहीं है, यानी ये नॉन लिविंग है, जैसे विंड, सी और फायर। और एनिमेट मैटर भी इन्हें मिला, एनिमेट यानी एनिमल लाइक यानी लिविंग, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स। दो व्यूज हैं बायोलॉजी को पढ़ने के, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू जहां पर आप एंथ्रोपो यानी ह्यूमन को सेंटर पे रखते हो, बाकी सबको ज्यादा भाव नहीं देते, तो यहां पर आपकी लिमिटेड नॉलेज बढ़ेगी, बस बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आपकी नॉलेज में नहीं होगी, लिमिटेड प्रोग्रेस होगी, क्योंकि आप किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। लेकिन बायोसेंट्रिक व्यू जो है उसमें आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, क्योंकि आप सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को एकदम बराबर मान रहे हो। फिर मेरे भाई आप अलग अलग प्रकार की सिमिलैरिटीज भी देख सकते हो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज भी होती हैं, यानी आप अपने भाई बहन से भी सिमिलैरिटी दिखा सकते हो, एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज भी होती है, यानी आप अपने मम्मी पापा से भी सिमिलैरिटी दिखा सकते हो। एंड मैंने आपको बताया कि आज के दिन में इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ऑल प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, हम एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं। एंड जितने भी ऑर्गेनिज्म आज तक इस अर्थ पे थे उनसे भी जुड़े हुए हैं। कैसे? क्योंकि मेरे भाई हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? सेम है, न्यूक्लिक एसिड। जो 1000 साल पहले इस धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनमें भी न्यूक्लिक एसिड था, आज भी हम में न्यूक्लिक एसिड है, 1000 साल बाद भी न्यूक्लिक एसिड होगा। ये हमने देखा, ये हमने जाना। यहां पे आधी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू दिया है, बायोसेंट्रिक व्यू नहीं दिया, इनएनिमेट मैटर दिया है, एनिमेट मैटर नहीं दिया। हमने पूरी डिटेल्ड डिस्कशन करी है, एक एक बात के चिथड़े उड़ाए हैं, और ये काम का पन्ना भी नहीं है। यस, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने इसको पढ़ा है। यह जरूरी है, इसीलिए इसको इतना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में है, सिर्फ इसीलिए जरूरी है, और कुछ नहीं। वाह, टपाई हुई बोतल में स्वाद तो आता है भाई पानी का। ठीक है दोस्त, एनसीईआरटी का एक एक कोना कोना, चप्पा चप्पा पढ़ना है, इसीलिए पढ़ रहे हैं बस, क्योंकि इस बार भी इंट्रोडक्शन से उठ के सवाल आ गया था। जो सेल वाली यूनिट में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, उसमें सवाल आ गया था। यस, आ जाओ। ये मैं आपको एनोटेटेड एनसीईआरटी आज ही अपनी दे दूंगा, अपने लेक्चर के बाद मिल जाएगी, डोंट वरी। उसको देख लीजिएगा, एक दो पन्ने प्रिंट निकलवा लीजिएगा, वरना प्रिंट भी मत निकलवाइए, सारी बातें ऑलरेडी नोट्स में है। कॉपी में लिख ली है तो प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। मेडिजी में भी सारी बातें ऑलरेडी है, बॉटनी मेडिजी में, तो एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं है, आपको सारी बातें बताता चल रहा हूं। ये जो है गुरुजी, इनको प्रणाम कर दीजिए। इनका नाम है सर अर्नेस्ट मेयर, बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट हैं, और इनका लकी नंबर जो है, या अनलकी नंबर कह लीजिए, वो है 100। क्यों? क्योंकि पहली बात तो गुरुजी 100 साल तक इस अर्थ पे रहे थे, यानी जब इनकी डेथ हुई थी तो ये 100 इयर्स अपने कंप्लीट कर चुके थे। 1904 में इनका जन्म हुआ था और 2004 में इनकी डेथ हुई थी, यानी जब इनकी मृत्यु हुई थी उस टाइम पर ये 100 साल के थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप दुनिया के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें अर्नेस्ट मेयर साहब का नाम आएगा ही आएगा, टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये बहुत ही ज्यादा फेमस साइंटिस्ट थे, इतने फेमस साइंटिस्ट थे कि इनको एक टाइटल मिला था डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन साहब तो बहुत पहले थे जिन्होंने इवोल्यूशन पे काम किया था, यहां पे इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, यानी दुनिया के सबसे बड़े जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, इवोल्यूशन पे जिन्होंने इतना काम किया है डार्विन साहब, उनसे इनकी तुलना की गई कि भैया 20वीं सदी के, यानी 1900 से लेकर के 2000 तक की साल में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें से सबसे ज्यादा काबिल अर्नेस्ट मेयर साहब है। इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी का टाइटल दिया गया। फिर मेरे दोस्त, इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया अलेक्जेंडर अगाजीज, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी अमेरिटस। इसका मतलब क्या होता है?
जब आप अपनी सर्विस बहुत अच्छे तौर पे देके आते हैं, समझ लीजिए आप आगे चल के साइंटिस्ट बने, तो आपने बीएससी करी, एमएससी करी, पीएचडी करी, फिर आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बने, फिर आप प्रोफेसर बने, फिर आप डीन बने, आपकी प्रमोशंस होती गई, आप साइंस में और काम करते गए, आप ब्रिलियंट साइंटिस्ट बने। जब आप रिटायर हो जाते हो बहुत अच्छे लेवल पे अपनी सर्विसेज को दे करके, तो आपको टाइटल मिलता है भाई प्रोफेसर अमेरिटस। तो इनको बोला गया अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर अमेरिटस ऑफ जूलॉजी, यानी जूलॉजी में इनको बोला गया कि भैया जैसे इस दुनिया में सिकंदर का नाम है, आप सबने सुना होगा, अलेक्जेंडर बोला जाता है, राइट? तो सिकंदर का जैसे नाम था कि भैया वो जो है बहुत बढ़िया माने जाते थे, है ना, कि भैया टॉप नॉच है अपनी फील्ड में, ऐसे ही इनको अलेक्जेंडर का टाइटल मिला था, सिकंदर का टाइटल मिला था अपनी फील्ड में, जूलॉजी की फील्ड में, यानी जूलॉजी का मुकद्दर का सिकंदर इन्हें कहा जा सकता है। ये यहां पे बात है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने एक जो मेन काम किया वो है कि इन्होंने स्पीसीज की डेफिनेशन हमें दी। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, यानी इन्होंने स्पीसीज की एक परिभाषा दी जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इन्हें 3 बायोलॉजी के सबसे बड़े पुरस्कार मिले, नोबेल प्राइज इनको नहीं मिला, 3 पुरस्कार मिले, बाल्जन प्राइज, क्रेफूड प्राइज और इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, ये इनको प्राइज मिले। करेक्ट? ये आपको एकदम एंड टू एंड चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको समझा देता हूं। अभी हमने देख लिया जिससे आपको नाम सुने सुने लगे, है ना, बाद में दिक्कत ना हो, आपको नाम सुनाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आओ मेरे भाई, नई स्लाइड ले लेते हैं और नई स्लाइड पर जिक्र कर लेते हैं एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट का, जिनका नाम है क्या, मिस्टर अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर साहब, अर्नेस्ट मेयर साहब 100 साल तक जिंदा रहे थे। तो इनकी ईयर ऑफ बर्थ क्या थी, 1904, और डेथ ईयर क्या थी, 2004, राइट? 100 साल तक ये जिंदा रहे थे अर्नेस्ट मेयर साहब। अब हम लोग इनके बारे में अलग अलग बातें लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में, एक एक करके नोट करते रहिए। सबसे पहली बात कि अर्नेस्ट मेयर साहब जो हैं, ही वॉज कॉल्ड एज, इन्हें क्या कहा जाता था, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन साहब से इनकी तुलना की गई क्योंकि मेरे दोस्त डार्विन साहब अपने टाइम के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। उनका आज भी हम लोग जिक्र कर रहे हैं यहां पर बैठ के, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितने बड़े बिग शॉट थे। तो डार्विन साहब से इनकी तुलना करी गई। ही वॉज कॉल्ड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी बोले तो 20वीं सदी, एक सदी होती है 100 साल की, तो 20th सेंचुरी यानी 1900 से लेकर के 2000 तक जिन भी साइंटिस्ट ने काम किया, उनमें से इवोल्यूशन पे सबसे बेस्ट काम अर्नेस्ट मेयर साहब ने किया, तो इन्हें डार्विन भी बोला गया 20वीं सदी का। दूसरी बात हमने यहां पर देखी कि अगर दुनिया में कभी टॉप 100 साइंटिस्ट की लिस्ट बनती है तो उसमें अर्नेस्ट मेयर का नाम होगा ही होगा, है ना? तो ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ऑल टाइम। दुनिया की शुरुआत हुई तब से लेकर के अब तक अगर टॉप 100 साइंटिस्ट की आप लिस्ट बनाएंगे तो अर्नेस्ट मेयर साहब का नाम उसमें आएगा ही आएगा। ये भी बात आपने देखी। इसके अलावा मेरे भाई आपने क्या क्या बातें देख ली हैं, गौर से सुनिएगा, है ना? इसके अलावा आपने क्या देखा है, इसके अलावा आपने देखा कि इन्हें क्या कहा गया, इन्हें अलेक्जेंडर कहा गया, प्रोफेसरशिप की फील्ड का एज वेल एज जूलॉजी की फील्ड का। अलेक्जेंडर कहा गया इनको जूलॉजी प्रोफेसर अमेरिटस, यानी जूलॉजी की फील्ड में इन्होंने काफी अच्छा काम किया, इवोल्यूशन की फील्ड में इन्होंने काफी अच्छा काम किया, तो इन्होंने अपने आप को जूलॉजी का बादशाह कहलवा लिया दुनिया से, ये बात है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इन्हें 3 इंपॉर्टेंट प्राइज मिले, 3 प्राइज मिले इन्हें बायोलॉजी के सबसे बड़े बड़े। इनके सिर पे बायोलॉजी के 3 ताज थे, तो इसे कहा गया ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो कोई बोले भैया ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किन्हें मिला हुआ है? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी आपके अर्नेस्ट मेयर साहब को मिला हुआ है। करेक्ट, अर्नेस्ट मेयर साहब को मिला हुआ है।
ये जो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी में 3 प्राइज थे, ये कौन कौन से थे? सबसे पहले इनको मिला था बाल्जन प्राइज, साल याद नहीं करनी है। सबसे पहले कौन सा मिला? बाल्जन प्राइज। दूसरे नंबर पे इनको मिला इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। और तीसरी चीज इनको क्या मिल गई? इनको मिल गया क्रैफोर्ड प्राइज, क्रैफोर्ड प्राइज। तो इन्हें बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रैफोर्ड प्राइज, ये तीनों मिले। तो ये तीनों जो थे बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट ताज थे। तो ऐसा कहा जाता था कि बायोलॉजी के जो तीनों ताज हैं वो इन सरताज के सिर पे विराजमान है, इसीलिए इन्हें अपनी फील्ड का अलेक्जेंडर भी कहा गया, इन्हें जूलॉजी का सिकंदर भी कहा गया। तो मेन बातें हमने क्या देखी कि अर्नेस्ट मेयर साहब 100 साल जिंदा रहे, 1904 से 2004 तक। दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट की लिस्ट बनती है तो उसमें इनका नाम होगा ही होगा। इन्हें अपनी फील्ड का सिकंदर कहा गया। इन्होंने जो है 3 बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज जीते, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रैफोर्ड प्राइज। एंड मेरे दोस्त द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इतनी सारी चीजें इनको दी क्यों गई? बिकॉज इन्होंने क्या दिया था? नोटेबल काम जो था इनका, नोटेबल वर्क वो क्या था जो दुनिया भर में चला और जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। नोटेबल वर्क क्या था? इन्होंने क्या दिया? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया, स्पीसीज की डेफिनेशन दी। इन्होंने क्या दिया? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया। स्पीसीज की जो मेन डेफिनेशन है जो हम आज पढ़ते हैं वो इन्होंने ही दी। तो ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या थी? मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज। करेक्ट। क्या थी ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज? ये मैं आपको बता देता हूं बिकॉज काफी जरूरी है और इस चैप्टर में दिया नहीं है। इनफैक्ट बायोलॉजी के किसी चैप्टर में नहीं दिया है, तो इसको अलग से लिख के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज आखिर है क्या। बहुत जरूरी बात है मेरे दोस्त, आगे बहुत काम आएगी आपको 12th क्लास में। अभी ही चमका लेते हैं इसको, अभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पहले पढ़ोगे उतना बेटर है। एक्स्ट्रा पढ़ने से हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, इस चैप्टर में भी काम आ जाएगी। एक आधा क्वेश्चन डीपीपी में डाल दूंगा, एक आधा क्वेश्चन जो है अलग से आपको टेस्ट में भी दे दूंगा। इसको सुन लीजिए आराम से कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है। सबसे पहली बात तो स्पीसीज की डेफिनेशन इन्होंने जो दी, वो स्पीसीज की डेफिनेशन क्या थी कि मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन ब्रीड टुगेदर, या आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन ब्रीड टुगेदर, ये आपस में इंटरकोर्स कर सकते हैं। एंड कैन प्रोड्यूस, एंड ये प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? रिप्रोडक्शन से क्या पैदा होगा? बच्चे पैदा होंगे। एंड दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, इनके बच्चे फर्टाइल होंगे, यानी इनके बच्चे आगे फर्दर और बच्चे पैदा कर पाएंगे। गुरुजी ये क्या बात हुई? आराम से बैठिए, अभी समझाता हूं, आराम से समझिएगा मेरे भाई। अभी ये जो बात है आपको अभी समझ में नहीं आएगी, 2 मिनट दे दो, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। हमारे पास है एक गधा, ओके। इस गधे को हिंदी में क्या कहते हैं? सर हिंदी में तो गधा ही कहते हैं। ये जो मेल डोंकी है इसको इंग्लिश में डोंकी कहा, हिंदी में गधा कहा, बायोलॉजिकल भाषा में इसको थोड़ा सा जैक कह देते हैं। इसका नाम अच्छा है गधा लेकिन नाम है जैक। अब ये जो गधा है इसने किसी और स्पीसीज के सिमिलर साइज के इंडिविजुअल के साथ इंटरकोर्स कर लिया। तो ये जो गधा है इसने इंटरकोर्स कर लिया किसके साथ? फीमेल हॉर्स के साथ, यानी घोड़ी के साथ। ठीक है, घोड़ी के साथ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बायोलॉजिकल भाषा में? मेयर कहते हैं। तो जैक एंड मेयर के बीच में अगर इंटरकोर्स हो रहा है, जैक एंड मेयर के बीच में अगर इंटरकोर्स हो रहा है तो क्या बनेगा मेरे भाई? आपका खच्चर बनेगा, जिसे हम म्यूल कहते हैं। एंड ये म्यूल कैसा होता है मेरे भाई? ये म्यूल कैसा होता है मेरे दोस्त? ये स्टेराइल होता है, ये स्टेराइल होता है। यानी ये जो म्यूल है ये फर्दर आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता।
ये फर्दर आगे अपनी जनरेशन को नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो म्यूल है इसके दोनों पेरेंट्स डिफरेंट स्पीसीज के हैं। भाई अगर एक घोड़ा है, एक फीमेल हॉर्स है, एक मेल हॉर्स है, घोड़ा है, घोड़ी है, इफ दे विल ब्रीड टुगेदर तो उनका बच्चा जो होगा क्या होगा? फर्टाइल होगा, घोड़े की स्पीसीज का ही होगा। बिल्कुल सही बात है। एक गधा है, गधी है, मेल डोंकी, फीमेल डोंकी, अगर ये साथ में ब्रीड करेंगे तो इनका बच्चा जो पैदा होगा वो भी क्या होगा? सर डोंकी होगा, है ना? तो अल्टीमेटली सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स जब साथ में ब्रीड करते हैं तो इनके बच्चे फर्टाइल होते हैं। एक मेल ह्यूमन, एक फीमेल ह्यूमन जब साथ में ब्रीड करेंगे तो ह्यूमन का बच्चा पैदा होगा, ह्यूमन जैसा दिखेगा और फर्टाइल होगा। हाँ, यहां पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि हो सकता है किसी इंडिविजुअल में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए। जैसे आपने विकी डोनर फिल्म देखी होगी, कई ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो इंपोर्टेंट होते हैं यानी स्टेराइल होते हैं, पर वो अलग अलग वजहों से स्टेराइल हैं, उसका बायोलॉजिकल कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर दो सिमिलर स्पीसीज के इंडिविजुअल साथ में मेट कर रहे हैं, सिमिलर स्पीसीज, तो उनका बच्चा स्टेराइल हो जाएगा। भाई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये जो गधा है या घोड़े जो है ये बराबर साइज के होते हैं, सो दे कैन मेट टुगेदर, तब भी इनकी मेटिंग हो सकती है। अगर आप देखो तो एक शेर है और एक बकरी है, अब ये थोड़ी मेट कर पाएंगे बिकॉज दे आर वेरी डिसिमिलर। इनका साइज जो है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है बहुत डिफरेंट है। तो ये जो आपको एक आधा केस देखने को मिलता है, ये भी आपको कहां देखने को मिलता है? जब सिमिलर साइज के इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिल रहे हो, सिर्फ तब, है ना? मिलते जुलते स्पीसीज में। जैसे समझ लीजिए इस केस को उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यहां पे मेल ले लिया हॉर्स, यानी मिस्टर घोड़ेंद्र बाहुबली ले लिया यहां पे, है ना, और फीमेल ले ली यहां पर डोंकी, यानी घोड़ा और गधी के बीच का ये रिलेशनशिप है ना? प्यार दायरे नहीं देखता गुरुजी। हाँ मेरे भाई, इतना तो दायरा देख लो, सेम स्पीसीज में तो रहो मेरे भाई, है ना? उतना भी प्यार में पागल नहीं हो जाना है ना? तो ये जब अपना इंटरकोर्स करेंगे तो यहां पे पैदा होगी कौन? हिन्नी, है ना? ये भी क्या होगी? ये भी आपकी स्टेराइल होगी, ये भी आपकी स्टेराइल होगी, करेक्ट। और सेम स्पीसीज की अगर है, सेम स्पीसीज की अगर है, आप हरे से बना दो। जैसे समझ लीजिए मेल ह्यूमन है और फीमेल ह्यूमन है, यानी मेल और फीमेल है। इनमें अगर आप देखोगे, मेल और फीमेल है, इनमें अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? जब ये इंटरकोर्स करेंगे तो बच्चा जो होगा ये भी क्या होगा? ह्यूमन बेबी होगा, ह्यूमन बेबी होगा। और ये कैसा होगा? फर्टाइल होगा। ये अब और बच्चे पैदा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके माँ बाप जो थे सेम स्पीसीज के थे। ये आपने देखा, करेक्ट है, एकदम सही बात है दोस्त। अब मेरे भाई आराम से सुनना। अब अगर मैं आपको एक लाइन लिखवा दूं कि एक स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं वो दूसरी स्पीसीज के मेंबर से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं, तो क्या ये बात सही है? भाई समझ लीजिए गधों की अलग जनसंख्या है, वहां गधा गधी रह रहे हैं सारे, घोड़ों की अलग जनसंख्या है, वहां घोड़ा घोड़ी रह रहे हैं सारे, तो क्या इन्हें आपस में इंटरकोर्स करना चाहिए? नहीं करना चाहिए सर, आइसोलेटेड रहना चाहिए। ये अपनी अपनी स्पीसीज में करें, ये अपनी अपनी स्पीसीज में करें, दे शुड बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अलग करो, मिलाओ मत, मिक्स मत करो। आइसोलेट मतलब एकदम डिफरेंट कर दो। तो आप क्या कह सकते हैं? आप क्या कह सकते हैं? ये रूल है। क्या रूल है? मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज, एक स्पीसीज के मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ वन species are reproductively isolated, are reproductively isolated from members of other species, मेंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज। ये हमने देखा, ये हमने जाना। यहां तक की बात पकड़ में आई? तो बताओ मेरे भाई, यहां तक की बात समझ में आई? दिस इज बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। समझ में आना चाहिए, चमकना चाहिए। क्या सबको चमका? फटाफट बताइए या इन द चैट सेक्शन। एक और बार मैं आपको सारी की सारी चीजें बता देता हूं, क्योंकि बार बार रिवाइज करना हमारा परम धर्म है। आराम से देखिए, मैंने आपको अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में 5-6 बातें बताई। सबसे पहली बात यह है कि अर्नेस्ट मेयर साहब 100 साल तक जिंदा रहे थे। 1904 से 2004 तक उनका जीवन काल था। 100वां बर्थडे बना के उनकी जो है डेथ हुई थी। अब मेरे भाई 100 नंबर इनके लिए लकी भी है
100 साल में डेथ हो गई, लेकिन 100 नंबर लकी भी है क्योंकि ये दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट की लिस्ट में शुमार हैं। इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा गया, इन्हें जूलॉजी का सिकंदर यानी अलेक्जेंडर भी कहा गया। इन्हें बायोलॉजी के 3 सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट अवार्ड्स मिले हुए हैं, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रेफूड प्राइज। उसके अलावा इन्होंने आज हम जो स्पीसीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो इन्होंने दी थी, उसे इन्होंने कहा बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। यानी अगर कोई पूछ ले कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किन्होंने दिया, अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इन्होंने कहा कि एक स्पीसीज के जो मेंबर हैं, एक स्पीसीज के जो मेंबर हैं ये आपस में ब्रीड कर सकते हैं, एक ही स्पीसीज के मेल फीमेल आपस में ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। अगर अलग अलग स्पीसीज के मेंबर साथ में ब्रीड करेंगे तो इनके बच्चे स्टेराइल हो जाएंगे, अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स अगर ब्रीड करेंगे तो बच्चे स्टेराइल हो जाएंगे, सेम सेम स्पीसीज के मेंबर अगर आपके ब्रीड करेंगे तो इनके बच्चे कैसे हो जाएंगे, फर्टाइल हो जाएंगे। ये हमें देखने को मिला। तो एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, यानी दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स को रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, उनके बच्चे स्टेराइल हो जाएंगे। यह बात हमने देखी, ये बात हमने जानी, मेरे जानी हमने यहां तक पढ़ लिया है। और अर्नेस्ट मेयर साहब का जो कंट्रीब्यूशन था वो हम पहले ही देख के आ चुके हैं। यानी अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट का इंट्रोडक्शन लिया है मेरे भाई, काम की एक बात नहीं करी। वैसे तो काम की बहुत बात करी है, जैसे ये जो चीज है आपको 12th क्लास में भी काम आएगी, 11th क्लास में भी काम आएगी। कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है ना। इसी प्रकार से हमने ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट देखा, हर जगह काम आएगा, ये जेनेटिक्स में काम आएगा, खूब काम आएगा। तो पढ़ी हमने काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इनमें से पेपर में कोई चीज उठ करके आ जाए इसके बहुत कम चांसेस है, वेरी वेरी लेस चांसेस माय डियर फ्रेंड। यस, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी और डेप्थ में चलेंगे, और अब मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाने वाला हूं, मजेदारेंद्र बाहुबली चीज आपको मैं दिखाने वाला हूं, जो है कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग फीचर। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं। आराम से देखिएगा, आराम से सुनिएगा, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। और ये अगर आप सीख गए, आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ सर, एक बार चेक करिए। आ, 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 ओके यार, चैट सेक्शन आई गेस ऑफ हो चुका है, चैट सेक्शन ऑफ हो चुका है। कोई मुझे बताओ चैट चल रही है नहीं चल रही। चैट ऑफ कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। ओके, हेलो हेलो दोस्तों, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो।
अच्छा ओके ओके, यहाँ पे आ गई। ओके, कंप्यूटर पे बंद हो गई थी, यहाँ पे आ चुकी है। ऑल सेट ऑल सेट, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू थैंक यू। इसको मैं ऑन ही रखता हूँ, इसको चलने देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंटिन्यू करते हैं। बीच में एक बार लैग हुआ था और उसके बाद से आपकी चैट आना बंद हो गई है। यहां पर कंप्यूटर पे अभी भी फ्रीज है चैट, यहां पे चैट आ रही है मोबाइल के अंदर, बहुत अच्छी बात है यार। ऑल सेट ऑल गुड, बहुत बढ़िया। आओ मेरे दोस्त, अब मैं आपको इस टॉपिक पे ले चलता हूं। ये जो टॉपिक है, यहां हम कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आराम से देखिएगा कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी फीचर हैं, मेरे जितने भी फीचर हैं, मैं चश्मे को ऐसे ऐसे कर सकता हूं ऊपर नीचे, मैं माइक को ऊपर नीचे कर सकता हूं, मैं हाथ हिला के टाटा बाय बाय कर सकता हूं, मैं इस पेन को हवा में उछाल सकता हूं, ये सारे क्या है, मेरे फीचर हैं। मेरी मूंछ पे एक ब्राउन बाल है, ये सारे मेरे फीचर हैं मेरे भाई। तो ऑल द फीचर्स और कैरेक्टर्स, ऑल द फीचर्स और कैरेक्टर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी कैरेक्टर्स या फीचर्स हैं, इनको मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहता हूं मेरे भाई। तो आराम से देखो, नाम में घुस पा रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक नाम में ही आ रहा है कैरेक्टर, यानी मेरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको मैं क्या कहता हूं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहता हूं। और जरूरी नहीं कि ये दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं, दे नीड नॉट टू बी, दे नीड नॉट टू बी कंपल्सरीली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जरूरी नहीं कि दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता हो, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं यहां पर लिखता हूं कि आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया कि मैंने लिख दिया कि मैं लिख सकता हूं। क्या कोई पेड़ लिख सकता है? नहीं गुरुजी, हमने नहीं देखा। जिस दिन पेड़ लिखने लगे उस दिन भागेंगे हम लोग दुम दबा के, है ना। समझ लो भैया, पेड़ ही आके तुम्हारे घर पे नोट्स बना दे रहा है। तुम्हारे डेस्क पे रखा हुआ एक इंडोर प्लांट है ना, वही अपनी डाली जो है ऐसे निकाल करके पेन पकड़ के जिस दिन लिखने लग गया, उस दिन तांत्रिक बुलवा लोगे तुम घर पे कि मेरा पेड़ जो है लिखता है गुरुजी। सारा घर डर जाएगा, है ना, अचानक से ही। तो आई कैन राइट, बट क्या पेड़ लिख सकता है? नहीं लिख सकता। क्या बैक्टीरिया लिख सकता है? नहीं लिख सकता। क्या फंगस लिख सकता है? नहीं लिख सकता। राइट तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीचर नहीं है, सिर्फ मैं लिख सकता हूं, आप लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिखते हो। जैसे आई कैन वॉक, क्या बैक्टीरिया चल सकता है? नहीं गुरुजी। क्या पेड़ चल सकता है? वही सेम बात, जिस दिन चलने लगा उस दिन दिक्कत हो जाएगी, है ना। एकदम खा के 4 आलू के पराठे पसर के सोए हो पार्क में पेड़ के नीचे, और सोचो पेड़ चलने लग गया। एक पहली बार तो ऐसा सोचोगे कि ये तो आलू के पराठे का नशा है दोस्त, की पेड़ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो इतना दबा के खाया है ना, जो है ना, दही के साथ जो लिए हैं आलू के पराठे, इसकी वजह से सर घूम रहा है, इसकी वजह से पेड़ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सच में जिस दिन पेड़ चल गया मेरे भाई, उस दिन भागना पड़ेगा दुम दबा के। तो पेड़ नहीं चल सकता। सिमिलरली आई कैन ईट, अपने हाथों से, पेड़ अपने हाथों से नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि पेड़ में तो खुद फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, पेड़ जो है उसको खाने पीने की जरूरत नहीं है हमारी तरह। तो ये सारी चीजें हैं मेरे भाई। आई कैन रिप्रोड्यूस, क्या दुनिया का हर इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करेगा? बताओ। आई कैन रिप्रोड्यूस, क्या दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा? आई कैन ग्रो, है ना, ग्रोथ हुई है हमारी, पैदा हुए थे चिंगे मिंगे से थे, अब बड़े हो गए हैं। तो ये सारी चीजें मैं जो भी कर सकता हूं वो यहां पर मैं लिख देता हूं, दीज आर माई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं लिख सकता हूं, वॉक कर सकता हूं, ईट कर सकता हूं, रिप्रोड्यूस कर सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं। अगर मैं वॉक लिख रहा हूं तो मैं कह सकता हूं प्लांट्स कांट वॉक, प्लांट्स कांट वॉक।
दूसरी चीज मैंने आपको बताई रिप्रोड्यूस। मुझे बताओ भैया, अभी आपने जस्ट पिछली स्लाइड में हिन्नी और म्यूल का नाम सुना था, क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं गुरुजी, दे आर स्टेराइल, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये जो हिन्नी और म्यूल हैं ये तो स्टेराइल हैं। तो आप क्या लिखोगे? हिन्नी म्यूल कांट रिप्रोड्यूस। मतलब जरूरी नहीं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन मेरे भाई जो डिफाइनिंग फीचर है इनके नाम में घुसो एक बार, सर पे सरसों का तेल लगा के। डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर मतलब ऐसे फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते हो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन में लिखे जाएं। मतलब ऐसे फीचर जो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए ही पाए जाते हो, दे विल बी डिफाइनिंग फीचर, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। जैसे अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, क्या दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है? नहीं सर, म्यूल और हिन्नी तो नहीं कर रहे। जो ह्यूमंस हैं जो स्टेराइल हो जाते हैं किसी वजह से, किसी डिसऑर्डर की वजह से, वो तो नहीं कर रहे। तो क्या ये आपका एक ऐसा फीचर हुआ जो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा है? नहीं सर। लेकिन मैं जब डिफाइनिंग फीचर की बात करता हूं, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। तो आप देख सकते हो डिफाइनिंग फीचर जो है, द फीचर्स which are present in all living organisms, यानी 100%, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि एक आधा छूट गया, भाई सबके अंदर पाए जाने चाहिए, विदाउट एक्सेप्शन। एंड शुड नॉट बी प्रेजेंट, and should not be present in any नॉन लिविंग थिंग। ऐसे फीचर्स जो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो पाए जाते हों और किसी नॉन लिविंग चीज में ना पाए जाते हों, तभी तो वो डिफाइनिंग हुए। यानी वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफाइनिंग है। ऐसी चीजें जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हूं, तो ये चीजें डिफरेंस क्रिएट कर देंगी लिविंग और नॉन लिविंग में। ये चीज अगर पाई जा रही है इसका मतलब लिविंग, नहीं पाई जा रही तो नॉन लिविंग, सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपको बताता हूं, द प्रेजेंस ऑफ सेल। हम लोगों ने क्या देखा था अभी तक? हम लोगों ने यही देखा था मेरे भाई कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप लाइफ की बात करते हैं, अगर आप जीवन की बात करते हैं, अगर आप जिंदगी की बात करते हैं, तो आपको सेल चाहिए। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। और क्या किसी नॉन लिविंग चीज में सेल होता है? क्या इस पेन में सेल है? क्या इस किताब में सेल है? क्या इस फोन में सेल है? नहीं मेरे भाई, इनमें सेल नहीं है। तो सेल एक ऐसी चीज है जो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक हाथी हो, और किसी नॉन लिविंग चीज में नहीं है। एकदम क्या कर दिया इसने? लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट कर दिया। वायरस में अगर सेल नहीं है तो सेल के हिसाब से आप वायरस को क्या कहते हो? नॉन लिविंग कहते हो। जब वायरस हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाता है तब आप सोचते हो उसके मेटाबॉलिज्म के बारे में, उससे पहले बात नहीं करते। यस, तो आप क्या देखो यहां पर एग्जाम्पल हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल जो है ये दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया ही पाया जाएगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल्स जो है आपके ऑर्गेनाइज हो रहे होंगे, ये आपको देखने को मिल रहे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिली, मेटाबॉलिज्म। क्या बिना रिएक्शन के आपका काम चल सकता है? मेटाबॉलिज्म मतलब आपके सेल में होने वाले सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस, आपकी बॉडी में होने वाले सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस, ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी में हजारों रिएक्शंस चल रहे हैं मेरे दोस्त, है ना? मैं लिख भी रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं, मैं सुन भी रहा हूं, मैं खड़ा भी हूं, मेरा दिमाग सोच भी रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। जादू दिखाऊं? एक जादू दिखाऊं? यू वांट टू सी द मैजिक? देखो, क्या लिया? ऑक्सीजन। क्या छोड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्री लगा रखी है भाई चुटकियों में, साइंटिस्ट आदमी है ना। झटपट तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर भी तुम कर सकते हो दोस्त, तुम मोटिवेटेड रहना पड़ेगा तो तुम भी ट्राई करो ये, है ना।
ऑक्सीजन लिया, CO2 बाहर, क्या हुआ? केमिकल का चेंज हुआ। यस सर। क्या केमिकल बदला? बिल्कुल बदला गुरुजी। एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो गया, मेटाबॉलिज्म है। यस मेरे भाई, मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, छोटा बड़ा चुटुर पुटुर, सब में देखने को मिलेगा। तीसरी चीज जो है वो है आपकी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जो आपको कॉन्शियस बनाती है ना, ये कॉन्शियसनेस जो है इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है टू सेंस, कि आसपास क्या चल रहा है उसको भांप लो, सेंस कर लो। और दूसरा रिस्पॉन्ड, फिर उसका रिस्पॉन्स दो। फॉर एग्जाम्पल आपने सेंस कर लिया, समझ लो भैया किसी से लड़ाई हो गई है ना, एक ऑटो वाला जा रहा था, उसने आपके ऊपर कीचड़ उछाल दिया, रास्ते में एक सड़क जो है उस पर गड्ढा था, ऑटो वाले भैया आए, आपके ऊपर कीचड़ उछाल दिया। अब आपने आवाज मारी, ए पागल है क्या? फिर जो है ऑटो के अंदर से छोटा सा आदमी निकला, एक मिनिएचर। तो अब आपको पता लगा अब लड़ाई करी जा सकती है, तो आपने पहले सेंस किया कि हाँ इसको तो मैं लपेट सकता हूं फिर आपने सोचा कि हाँ अब लड़ाई होगी, अब रिस्पॉन्स देता हूं कि हाँ भैया आपकी मजाल कैसे हुई है करने की। और सोचो भाई उसी ऑटो में से निकल जाए कोई खली साहब जैसा आदमी, फिर आपका रिस्पॉन्स अलग हो जाएगा। फिर आपने सेंस कर लिया कि यहां तो भैया कीचड़ तो उछाला ही, उसी कीचड़ में अभी मेरा मुंह भी डालेगा और मेरे मुंह पे जूता भी रख देगा और पीटेगा वो अलग, और हड्डी पसली तोड़ेगा और अस्पताल के पैसे भी अलग लगेंगे। तो आपने सेंस कर लिया भाई ये तो और मारेगा, तो आपका रिस्पॉन्स क्या हुआ? गलती इंसान से ही होती है भैया। आप मेरे ऊपर और कीचड़, देखो मैं खुद ही कीचड़ में, मेरे को तो, मैं तो नहाने ही आया था बारिश में खुद ही कीचड़ में घुस जाओगे, है ना, कि मैं तो निकला ही घर से था सफेद शर्ट पहन के कि कोई आके मेरे ऊपर कीचड़ उछाले और फिर मैं इसी गड्ढे में जाके सो जाऊं। तो रिस्पॉन्स अलग अलग हो जाता है, क्या देखकर? सेंस करके कि सामने कौन खड़ा है। इसी प्रकार से दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म सेंस करता है और रिस्पॉन्स करता है। क्लासिक एग्जांपल दूं, मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अगर समझ लीजिए कोई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को मैं मारना चाहता हूं दवाई डाल करके, बैक्टीरिया के अंदर क्या है? प्लाज्मिड है। समझ लीजिए मैंने दवाई डाली एम्पिसिलिन, और बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड है जो एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड क्या करेगा? ये प्लाज्मिड कहेगा इस मेम्ब्रेन को, कोई प्रोटीन बनाएगा और कहेगा इस मेम्ब्रेन को कि अपने आप को लॉक कर लो, टाइट कर लो, खोलना नहीं, बाहर गुंडा लोग आई है ना, बाहर एंटीबायोटिक बैठी है। तो आपने क्या किया? पहले सेंस किया कि बाहर दवाई आ गई है, मौत ने दरवाजे पे दस्तक दे दी है, तो क्या करो? दरवाजे की कुंडी लगा लो, है ना। तो मेरे भाई आपने पहले सेंस किया, फिर आपने रिस्पॉन्स किया। ये हैं दो आपके तरीके कॉन्शियसनेस के। यस। अब सर क्या यहां पर ग्रोथ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। रिप्रोडक्शन लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में थोड़ी होता है भाई। ये जो म्यूल है, हिन्नी है, ये भी तो लिविंग है, क्या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं कर रहे सर, है ना। और मेरे भाई ये जो आपका ग्रोथ है, ये ग्रोथ कैसे हो सकता है? ये जो ग्रोथ है ये दो तरीके से हो सकता है। ये ग्रोथ जो है इसके ट्विन फीचर है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आज थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट में ही ज्यादा टाइम चला गया हमारा। ये आपके ग्रोथ जो है इसके ट्विन फीचर है। एक है इंक्रीज इन मास, अगर आपका मास बढ़ रहा है तो भी आप ग्रो कर रहे हो। और दूसरा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर भैया कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो नंबर बढ़ा पा रहा है, अपना सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, तो भी इसे आप ग्रोथ कहेंगे। अगर मेरे भाई इंक्रीज इन मास इज ग्रोथ, तो मास तो किसी का भी बढ़ सकता है भाई। आप अपनी गड्डी खड़ी करके चले गए गांव, है ना, अब आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, तो आपने किसी पेड़ के नीचे खड़ी कर दी कि भैया मैं 10 दिन के लिए गांव जा रहा हूं, आपके गार्डन में गाड़ी खड़ी करके जा रहा हूं, इसकी हिफाजत करना। बोला भाई मैं तो हिफाजत कर लूंगा, लेकिन ऊपर जो कौवा बैठा है वो हिफाजत नहीं करेगा, ऊपर जो कबूतर बैठा है वो हिफाजत नहीं करेगा, वो आपकी गाड़ी को अपने ऑर्गेनिक टूथपेस्ट से पोत देगा। इसके पास ये सारे दिन खाता है और औरों की गाड़ी को गंदा करता है। तो आपकी गाड़ी जो है उस पे 5 किलो चिड़िया ने क्या कर दिया? अपना मसाला छोड़ दिया, तो अब आपकी गाड़ी का मास 5 किलो बढ़ चुका है ना, तो गाड़ी भी तो ग्रो करी भाई। इंक्रीज इन मास अगर हो रहा है तो गाड़ी भी तो टेक्निकली ग्रो कर गई ना यार, 5 kg बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। तो अब ये जो मास बढ़ा है इसको भी तो आप ग्रोथ बोलोगे। तो ये जो इंक्रीज इन मास है इससे तो आप कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो। एक पहाड़ है उस पर बर्फ गिर गई, है ना, तो उसका तो मास बढ़ गया, पहाड़ का मास बढ़ गया ना मेरे भाई, बिल्कुल बढ़ गया गुरुजी।
तो नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर सकती हैं। जैसे रेत का टीला है, सैंड माउंट, भाई मिट्टी का टीला है और मिट्टी आकर के जमा हो गई। माउंटेन है भैया, उस पे आकर के क्या जमा हो गई, बर्फ जमा हो गई। गाड़ी है, उस पे चिड़ियों ने मसाला छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें ग्रो कर सकती है। मैंने क्या कहा, डिफाइनिंग फीचर वो है, डिफाइनिंग फीचर वो है जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा हो और किसी भी नॉन लिविंग चीज में ना पाया जा रहा हो। तो ये तो ग्रोथ नॉन लिविंग चीजों में हो रही है। और यहां पर रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये तो कई लिविंग चीजों में भी नहीं हो रही। तो रिप्रोडक्शन क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं है? सर रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर इसीलिए नहीं है क्योंकि 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं हो पा रहा। कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो फर्टाइल नहीं है। और ग्रोथ क्यों एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है? क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग चीजों में भी हो सकती है। हमें चाहिए एकदम सेपरेटेड चीज। डिफाइनिंग फीचर वो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो और किसी भी नॉन लिविंग चीज में ना हो। सिंपल सी बात है, सरल सी बात है। ये हमारा आज का बाबा विपू का ज्ञान था। ये अगर आपने ले लिया है तो फटाफट बताओ मेरे भाई इन द चैट सेक्शन, तुनिक तुनिक तारा रारा कर डालो। सवाल तो आज हम कोई बना नहीं पाएंगे दोस्त, क्योंकि आज हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टाइम दिया है और अच्छा किया है। ये मत सोचना कि भाई अच्छा नहीं किया। अब कल जब ग्रोथ पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। लेके हम भी बहुत सारा यहां पर सामान आए थे, पर देखेंगे, करेंगे थोड़ा जुगाड़ पानी, कल होगी पढ़ाई। तो आज तो आप ये सारे सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो फंडामेंटल बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा इस चीज के फेवर में रहा हूं। अगर एक आधा एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल बेस एकदम स्ट्रांग हो गया, आप किसी भी टॉपिक पे हाथ मार सकते हो। आज के बाद आप जेनेटिक्स पे भी हाथ मार पाओगे। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी समझ में आ चुकी है और जेनेटिक मटेरियल का, न्यूक्लिक एसिड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। आज के बाद आप इकोलॉजी पे भी हाथ मार पाओगे। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज आपको समझ में आ चुका है। आज आप 12वीं क्लास की एनसीईआरटी भी खोलोगे, आपको हल्की हल्की समझ में आएगी। दैट इज माई पर्पस। 11वीं की तो सारी चीजें क्रैक होंगी होंगी, है ना। 12वीं और मजेदार हो जाएगी आपकी, क्योंकि 12वीं भी हमको साथ ही रहना है। तो अल्टीमेटली यही सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यही तो आगे रिपीट होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर और चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते एक आधा एक्स्ट्रा लेक्चर ले लिया जाए और आपको बैठा करके टेक्सोनॉमी की जानकारी दी जाए। बहुत प्यारा टॉपिक है, इससे सवाल बहुत नहीं आते। जैसे लिविंग वर्ल्ड में आपको जान करके दुख होगा, बहुत दुख होगा मेरे भाई, कि नीट 2025 का जो अभी पेपर हुआ है, इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं आया। और ये जो चैप्टर है ये 5 लेक्चर तो खाएगा ही खाएगा, कम से कम 4-5 लेक्चर, और यहां से एक भी सवाल नहीं आया है। जान के दुख तो होगा। नीट 2024 में 23 में अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन आया है, 4 मार्क्स का काम आपका यहां से आता है। तो इट इज वेरी लो स्कोरिंग चैप्टर। एफर्ट पूरे हैं, 6-7 लेक्चर में ही आप सेल साइकिल पढ़ते हो, वहां आपका 12 से 16 नंबर का काम आ जाता है। 4-5 लेक्चर में ही आप टेक्सोनॉमी पढ़ते हो, लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हो, पर आपका एक क्वेश्चन आता है, वो भी आता है तो आता है, वरना नहीं आता। लेकिन ये जो चैप्टर है इट मेक्स यू रेडी फॉर ऑल द अपकमिंग चैप्टर्स। ये बस इसीलिए इंपॉर्टेंट है और कोई बात नहीं है। ये इसीलिए जरूरी है कि ये आपको तैयार करता है आगे आने वाली सारी चुनौतियों के लिए। दैट्स वाई इसको पूरा टाइम दे रहे हैं हम, जस्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई इससे कम सवाल आते हैं तो इसको हल्का फुल्का सा पढ़ा दिया ऊपर ऊपर से, नहीं, पूरा डिटेल्ड पढ़ाया जाता है एकदम अच्छे तरीके से, जैसा हम अभी तक चलते आ रहे हैं। अपनी डिटेल को, अपने कंटेंट को बिल्कुल भी हल्का नहीं होने देंगे। बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। कल मैं इसका रिवीजन भी करा दूंगा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी सिर्फ उनका, कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर का। और फिर हम इन फीचर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग एक एक करके इनको डिकोड करेंगे और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। ऑलराइट मेरे भाई, ये आपने देखा, ये आपने जाना। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। सवाल आपसे आज डीपीपी के अधिकतर नहीं बनेंगे, टेंशन नहीं लेना है, उसको कल सॉल्व कर लेना। कल आपकी जो दोनों डीपीपी हैं उनको आप साथ साथ सॉल्व करते रहना। ऑलराइट, चलो मेरे भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग रिस्पॉन्स। जाते जाते एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए। संडे क्लास नहीं हो पाएगी दोस्त, संडे आई एम ऑलरेडी वेरी पैक्ड, क्योंकि हम जा रहे हैं जनकपुरी विद्यापीठ अपने सारे स्टूडेंट से मिलने। तो ऐसे बीच बीच में कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, तो संडे तो पैक्ड है दोस्त, शायद शाम तक ही आना होगा। अगर शाम को मैं टाइमली आ गया तो मैं क्लास लगा दूंगा। आई एम थिंकिंग ऑफ सैटरडे, आपका सैटरडे शायद ऑफ रहता है ना, तो उसको हम लोग देख लेंगे। डाउट ले लेंगे कल, क्यों? क्योंकि आज हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है,
तो डाउट लेके करेंगे क्या? क्योंकि अब जो आपके डाउट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कल क्लियर हो जाएंगे गारंटी के साथ। आज आपको किसी भी चीज में डाउट आया, ये सारी चीजें और डिटेल में आएंगी, कल ऑटोमेटिकली सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अभी तो शुरुआत हुई ही नहीं है दोस्त, ये तो ट्राई बॉल खिलाई है आज। पहली बॉल जो है वो कल फेंकूंगा आपके सामने, कल आपको मजा आएगा। आज तो ये मान लो कि अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि एकदम जीरो लेवल से लेके चलते हैं चीजों को। तो आज तो आपने देखा कि एनसीईआरटी के 2 पन्ने पढ़े हैं हमने बस, और वो भी इंट्रोडक्शन के। भाई चैप्टर तो यहां से स्टार्ट था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने तो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और हमने द लिविंग वर्ल्ड की ये जानकारी ली है, हमने तो ये पढ़ा है बस, है ना। तो चैप्टर जब शुरू होगा तो आपके यहां पर जितने भी डाउट्स हैं वो सारे ऑटोमेटिकली डिटेल में क्लियर हो रहे होंगे, यहां कुछ भी छूटेगा नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, चलो मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे कल, और बहुत एनर्जी के साथ लिविंग वर्ल्ड को पढ़ेंगे, फोड़ेंगे। और कुछ अगर इनकेस एक आधा टॉपिक रह जाएगा, अगर लेट्स से कल आधे 1 घंटे का कोई टॉपिक रहता है तो या तो हम रिकॉर्डिंग देंगे, अगर टाइम नहीं मिला तो संडे को, सैटरडे को, और अगर टाइम मिल जाता है तो सैटरडे को वी विल डू एन एक्स्ट्रा क्लास। आपके साथ थोड़ा ज्यादा टाइम बिताने का मौका मिलेगा, बड़ी बातचीत हम लोग वहां पर कर लेंगे। ऑल राइट, चलो यार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, शुक्रिया, बाय।